हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मतलब कि आज के इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि हमें इंसानों में मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको पूरा ह्यूमन बीइंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा दिया है और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारे बॉडी में कैसे होती है। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम पढ़ेंगे कि इंसानों में रेस्पिरेशन की प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होती है। ओके, तो आज के इस सेशन की कहानी हम शुरू करते हैं। सुनो, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था कि रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेसेस होती हैं। क्या समझाया था? कि रेस्पिरेशन की 2 प्रोसेसेस होती हैं। पहली प्रोसेस ब्रीदिंग, दूसरी प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो अपना कंप्लीट हो चुका है और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ब्रीदिंग के ऊपर। अब देखो, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है। मतलब ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। अब देखो, ऐसा है कि ब्रीदिंग में क्या होता है, इसकी बेसिक नॉलेज तो हमें है ही, थोड़ा बहुत तो पता ही है कि ब्रीदिंग में क्या होता है। सुनो, ब्रीदिंग प्रोसेस में 2 स्टेप्स आती हैं। क्या बोला मैंने? कि ब्रीदिंग प्रोसेस में 2 स्टेप्स आती हैं। पहली स्टेप, इसमें क्या होता है कि हम एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। बॉडी के अंदर कहाँ? तो लंग्स में, है ना। तो पहली स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, लंग्स में लेते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, दूसरी स्टेप में क्या होता है कि हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जो एयर है उस एयर को हम बाहर रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम कर क्या रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको हम अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, मतलब कि लंग्स में ले रहे हैं। तो इस फर्स्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इस पहली स्टेप को हम बोलते हैं इनहेलेशन। क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। इसका एक और टेक्निकल नाम है, एक और टेक्निकल वर्ड है इसके लिए। क्या? इंस्पिरेशन। क्या वर्ड है? इंस्पिरेशन, ठीक। अब दूसरी स्टेप, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लंग्स में जो एयर है उसको हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। तो इस दूसरी स्टेप को हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन, जिसका एक और टेक्निकल नाम है, इसके लिए एक और टेक्निकल वर्ड है। क्या? तो एक्सपिरेशन। रिपीट आफ्टर मी, एक्सपिरेशन। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये निकलता है, बात का निचोड़ ये निकलता है कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है इसमें 2 स्टेप्स आती हैं। कौन कौन सी? पहली स्टेप है इंस्पिरेशन, दूसरी स्टेप है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है? अरे इंस्पिरेशन में हम एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, लंग्स में लेते हैं। और एक्सपिरेशन में क्या होता है? एक्सपिरेशन में हम हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जो एयर है उसको हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, मतलब अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं। तो ब्रीदिंग प्रोसेस में आती हैं 2 स्टेप्स, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, ऐसा है कि ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस चल रही है इसमें हम कर क्या रहे हैं?
इस ब्रीदिंग की प्रोसेस में हम लगातार एयर को कोई ना कोई ऑर्डर दे रहे हैं। ब्रीदिंग की प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं, हम लगातार एयर को कुछ ना कुछ ऑर्डर दे रहे हैं। कभी एयर को हम बोलते हैं कि बॉडी के अंदर आ जाओ, लंग्स में आ जाओ। कभी हम बोलते हैं कि भाई हमारे लंग्स में जो एयर है उसको हम बोलते हैं कि चलो दफ़ा हो जाओ, बाहर निकल जाओ, बॉडी के बाहर चली जाओ। कहाँ? तो एटमॉस्फेयर में। तो कभी हमने बोला एयर को कि लंग्स में आ जाओ, कभी हमने बोला एयर को कि लंग्स से बाहर निकल जाओ, सीधे एटमॉस्फेयर में निकल जाओ। तो लगातार हम ब्रीदिंग की प्रोसेस में एयर को कुछ ना कुछ ऑर्डर दे ही रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हम ऑर्डर दे रहे हैं एयर को लगातार ब्रीदिंग प्रोसेस में, इन अलग अलग ऑर्डर्स को जो एयर है वो राजी खुशी मान लेगी क्या? अच्छा, जो एयर है क्या वो हमारी बुआ की लड़की है या हमारे चाचा की लड़की है? ऐसा कुछ है क्या कि हमने जो बोला एयर ने मान लिया? अरे आजकल तो सगे छोटे भाई बहन कहना नहीं मानते हैं। जैसे कि एक छोटा भाई है, उसको मैंने बोला कि भाई जाकर के मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। तो छोटा भाई बोलेगा क्यों, मैं क्यों लेकर के आऊँ? तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मत लेके आ पानी, ये जो बगल में फ़ैन का स्विच है कम से कम यही ऑन कर दे, फ़ैन चल जाएगा, गर्मी लग रही मुझे। फिर छोटा भाई बोलेगा क्यों, मैं क्यों ऑन करूं फ़ैन का स्विच, तुम खुद भी तो आकर के कर सकती हो। तो देखो ऐसा है, छोटा भाई तो, जो छोटा भाई है वो तो कहना मानने से रहा, लेकिन काम तो हमें करवाना है, काम तो हमें निकलवाना है अपने छोटे भाई बहन से। तो फिर हम क्या करते हैं, ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। क्या? मम्मी देखो ये कहना नहीं मान रहा है, ये बात नहीं मान रहा है, ये बात नहीं सुन रहा है। तो जैसे ही मम्मी का प्रेशर आया, छोटा भाई एकदम अलर्ट हो गया कि भाई मम्मी को अगर पता चल गया तो फिर धुनाई हो जाएगी, है ना। तो फिर क्या होगा, छोटा भाई पानी भी लेकर के आएगा ग्लास में और फ़ैन का स्विच भी ऑन कर देगा। तो ये एक तरीका होता है छोटे भाई बहनों से काम निकलवाने का, काम करवाने का, कि जब उनके ऊपर मम्मी पापा का प्रेशर पड़ता है, जब उनके ऊपर मम्मी पापा का भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मम्मी पापा का जब प्रेशर पड़ता है तभी वो काम करते हैं, अदरवाइज तो एक नंबर के नालायक होते हैं। ठीक, तो ये जो हमारी एयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में, वापस आ जाओ अपनी घर की कहानी से, वापस आ जाओ आज के इस सेशन के ऊपर कि ब्रीदिंग प्रोसेस में जिस एयर की हम बात कर रहे हैं, ये जो एयर है ये भी कम नालायक नहीं है, ये एयर भी कम आलसी नहीं है, बहुत ही ढीठ होती है एयर। क्यों? क्योंकि एयर बोलती है कि भाई मैं तो जहाँ हूँ मैं तो वहीं रहूँगी। जैसे कि हमने एयर को बोला कि एयर सुनो लंग्स में आ जाओ, तो एयर बोलेगी क्यों, मैं क्यों आऊँ। फिर हमने अपने फेफड़ों की, लंग्स की एयर से बोला कि एयर प्लीज़ बाहर जाओ, तो एयर बोलेगी क्यों, मैं क्यों जाऊँ भाई, मैं तो जहाँ हूँ मैं वहीं रहूँगी। मतलब क्या, एयर बहुत ही ज़िद्दी होती है, एयर बहुत ही लेज़ी होती है कि मैं जहाँ हूँ मैं तो वहीं रहूँगी, मुझे जो है ना डिस्टर्ब मत करो। ऐसा नहीं है कि हमने बोला अंदर आ जा तो अंदर आ जाएगी, हमने बोला कि बाहर चली जा तो बाहर चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। बहुत ही मतलब ज़िद्दी होती है, बिल्कुल भी कहना नहीं मानती है, जस्ट लाइक छोटे भाई बहन। लेकिन एयर को तो हमें मूव करवाना ही है, एयर का मूवमेंट हमें करवाना ही है। कभी एयर को लंग्स में लेना है तो कभी लंग्स की एयर को बाहर रिलीज़ करना है। मतलब कि हमें कुल मिलाकर के एयर का मूवमेंट तो करवाना ही है। छोटे भाई बहन से हम काम कैसे करवाते हैं, जब मम्मी पापा का प्रेशर पड़ता है, जब मम्मी पापा का प्रेशर पड़ता है तभी छोटे भाई बहन काम करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से जो एयर है इसका मूवमेंट हम पता है कैसे करवाते हैं, प्रेशर से। वो जो घर की कहानी है ना छोटे भाई बहन वाली, वो इसीलिए बताई थी ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि मुझे अपना दुखड़ा रोने का कोई शौक़ है, अरे नहीं, वो तो बस एक एग्जाम्पल था ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि जो एयर है ना
वो छोटे भाई बहन जैसी ही होती है कि जब तक प्रेशर ना पड़े, जब तक प्रेशर ना पड़े तब तक कुछ नहीं होता। तो जो एयर है इसका मूवमेंट हमको करवाना है, कभी लंग्स के अंदर लेना है, कभी लंग्स से बाहर निकलवाना है। तो इस एयर के मूवमेंट के लिए, एयर को मूव करवाने के लिए हमें चाहिए होता है क्या, एक प्रेशर, और इसी प्रेशर के इन्फ्लुएंस में एयर जो है वो मूव करती है। टू बी मोर स्पेसिफिक, अब जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, हमें प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है। और जैसे ही, मैम प्रेशर डिफरेंस मतलब कौन सा प्रेशर? अरे एयर प्रेशर, एयर की बात हो रही है ना, तो प्रेशर भी किसका होगा? हमारा नहीं होगा, एयर का होगा, मम्मी पापा का नहीं होगा, एयर का होगा। ठीक है, तो एयर की बात हो रही है तो एयर प्रेशर ही आएगा। ठीक है, तो हमने बोला कि एयर के मूवमेंट को करवाने के लिए, एयर को मूव करवाने के लिए हमें चाहिए है एयर प्रेशर। टू बी मोर स्पेसिफिक, हमें एयर प्रेशर में डिफरेंस चाहिए है। कंक्लूजन देखो, यहां आया कंक्लूजन, ठीक है ना, कंक्लूजन आया है, सुन लो कि एयर का मूवमेंट करवाना है, कभी लंग्स के अंदर लेना है, कभी लंग्स से बाहर रिलीज करना है, तो इसके लिए चाहिए होता है प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं एयर प्रेशर। टू बी मोर स्पेसिफिक, हमें एयर प्रेशर में डिफरेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एयर प्रेशर में डिफरेंस चाहिए होता है, तब जाकर के ये जिद्दी लेजी एयर क्या करती है? मूवमेंट शो करती है, चलना शुरू करती है, यहां से वहां जाना शुरू करती है। एयर की एक टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है? कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। एयर कहां से कहां जाती है? एयर जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। लो प्रेशर में मतलब कि ऐसा समझ लो कि ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, ठीक है, ये एक रीजन है, ये एक रीजन है। हमने बोला एयर सुनो, तुम जो है ना इस रीजन से यहां चली जाओ, तो एयर बोलेगी कि पागल समझाएगा, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी। तो हम भी होशियार हैं, हम क्या करेंगे? इस वाले रीजन में एयर का प्रेशर बढ़ा देंगे और इस रीजन में एयर का प्रेशर कम कर देंगे। तो जैसे ही एयर देखेगी कि हाय 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 हाय, इस रीजन में तो एयर प्रेशर ज़्यादा है और इस रीजन में तो एयर प्रेशर कम है, मतलब कि प्रेशर डिफरेंस, भाई डिफरेंस तो तभी आएगा ना जब कुछ ऊपर नीचे होगा। सेम अगर होने लगा तो फिर डिफरेंस कहाँ से आएगा? आई बात समझ में? तो हमने एयर को बोला था, हमने उसको ऑप्शन दिया था कि एयर तुम इस रीजन से यहाँ चली जाओ, देखो। तो एयर ने बोला ना, मैं नहीं जाऊँगी, मैं क्यों जाऊँ, बक। तो फिर हमने क्या करा, हम भी स्मार्ट हैं, हमने क्या करा कि इस रीजन में एयर का प्रेशर बढ़ा दिया और यहाँ पर इस रीजन में एयर का प्रेशर कम कर दिया। तो जैसे ही एयर देखेगी कि हाय इस रीजन में तो प्रेशर ज़्यादा है और इस रीजन में तो प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर एयर जो है वो मूव कर जाएगी कि चलो ठीक है, उस रीजन में तो एयर प्रेशर कम है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। मतलब इतनी भी ना दिल की बुरी नहीं होती है एयर, ज़िद्दी होती है, लेज़ी होती है, लेकिन बुरी नहीं होती है दिल की। एयर भी समझती है कि हाँ देखो वो जो रीजन है ना वहाँ पे एयर प्रेशर कम है तो मुझे वहाँ चले जाना चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा, जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी, इस रीजन से इस रीजन में आ जाएगी। आई बात समझ में? तो बेसिकली हमें एयर को मूव करवाने के लिए हमें एयर प्रेशर में डिफरेंस चाहिए। किस में डिफरेंस? एयर प्रेशर में डिफरेंस चाहिए। लेकिन अब मुद्दा ये है कि मैम ये एयर प्रेशर में डिफरेंस हम लेकर के कैसे आए? एयर प्रेशर में डिफरेंस हम लेकर के कैसे आए? तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने एयर का प्रेशर बढ़ा दिया था, यहाँ पर मैंने एयर का प्रेशर कम कर दिया था, तो प्रेशर डिफरेंस आ गया था, है ना। एयर के मूवमेंट के लिए हमें एयर प्रेशर में डिफरेंस चाहिए, लेकिन ये डिफरेंस कहाँ से लेकर के आए? तो यहाँ पर हम एयर प्रेशर बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हम एयर प्रेशर कम कर देते हैं, तो क्या हुआ, प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है और एयर जो है वो मूव कर जाती है। लेकिन ये सब तो बॉडी के बाहर हो रहा है। बॉडी के अगर हम अंदर की बात करें
तो यार कभी कभी जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी सी आप बोल सकते हो कि ख़राब हो जाती है। कैसे? जैसे कि हमने एयर को बोला कि एयर लंग्स में आ जाओ। अच्छा, ये एयर है कहाँ? ये एयर अभी एटमॉस्फेयर में है ना, तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको हमने बोला कि एयर लंग्स में आ जाओ, तो एयर बोलेगी बक मैं नहीं आ रही। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम एयर प्रेशर में डिफरेंस लेकर के आएंगे। मैम एयर प्रेशर में डिफरेंस ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस कैसे लेकर के आएंगे? तो लंग्स में सुनो, ऐसे कान खोलो और सुनो। एयर प्रेशर में हम डिफरेंस लेकर के आएंगे, लेकिन कैसे? अपने फेफड़ों में, अपने लंग्स में एयर का प्रेशर कम कर देंगे। एयर का प्रेशर कम कर देंगे तो क्या होगा भाई? एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है वो तो है ही, एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है वो तो है ही, लेकिन हमने क्या किया? अपने फेफड़ों में, अपने लंग्स में एयर का प्रेशर कम कर दिया। अब एयर ने, कौन सी एयर? जो एटमॉस्फेयर में एयर थी, उसने हमारे लंग्स में झांका और लंग्स में झांक करके कि एकदम परेशान हो गई कि हाय, अरे रे 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 रे, लंग्स में तो एयर प्रेशर कम है। एयर का मूवमेंट होता ही तो ऐसे है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। तो हमने अपने फेफड़ों में, लंग्स में एयर का प्रेशर कम कर लिया, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर थी, अच्छा ये जो हम बोल रहे हैं ना कि, पहले सुनो, ये जो मैंने आपको बोला कि हम अपने लंग्स में, अपने फेफड़ों में एयर का प्रेशर कम कर लेते हैं, तो किसके कंपैरिजन में हम कम कर रहे हैं? तो उस एयर प्रेशर के जो कि एटमॉस्फेयर में है ना। तो एयर में भी मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी सराउंडिंग है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इस एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट में कोई ना कोई एयर प्रेशर तो होगा ना, एयर का कोई ना कोई प्रेशर तो होगा। हमारे लंग्स में भी था एयर का प्रेशर, लेकिन उस प्रेशर पर ना एयर अंदर आ नहीं रही थी। तो हमने क्या अपना दिमाग लगाया कि हम जो है अपने लंग्स में, अपने फेफड़ों में एयर का प्रेशर कम कर लेते हैं। तो हम अपने फेफड़ों में, लंग्स में जो एयर का प्रेशर कम कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में? तो एयर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, उसके रिस्पेक्ट में, ठीक। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर में एयर का जो, या आप ये बोल सकते हो कि एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर कैसा है? ज़्यादा है। और हमारे लंग्स में, फेफड़ों में एयर प्रेशर क्या है? लो है। तो एटमॉस्फेयर की जो एयर होगी वो एकदम बेचैन हो जाएगी, हमारे लंग्स में देखेगी कि अरे रे 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 रे, यहाँ पर तो एयर प्रेशर कम है और मैं जहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मतलब एयर कहाँ है? एटमॉस्फेयर में है। तो एयर बोलेगी कि भाई जिस एटमॉस्फेयर में मैं हूँ यहाँ पर तो एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जाऊँ। आई बात समझ में? एयर ये बोलेगी कि भाई मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरा ये फर्ज है कि मैं हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर पर जाऊं। तो इसीलिए एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वो जो है हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है ना। आसान है ना, समझना आसान होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बस ध्यान से सुनते जाओ, सब कुछ समझ में आता जाए। तो हमने बोला था एटमॉस्फेयर की एयर को कि एयर हमारे लंग्स में आ जाओ, तो उसने मना कर दिया मुंह पे कि बात मैं नहीं आती। तो हमने भी होशियारी दिखाई। हमने क्या करा? हमको पता था कि एयर का मूवमेंट कैसे होता है, एयर प्रेशर में डिफरेंस करंट होता है कि जहां एयर प्रेशर में डिफरेंस आया वहां पे एयर का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है, ये भी हमको पता था। तो हमने क्या करा? अपने फेफड़ों में, अपने लंग्स में एयर का प्रेशर कम कर दिया। अपने लंग्स में, अपने फेफड़ों में एयर का प्रेशर कम कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में? तो एयर का प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर में था। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर की एयर देखेगी हमारे लंग्स में कि हाय यहाँ पर तो एयर का प्रेशर कम है, लो एयर प्रेशर है, और जहां मैं हूं, जिस एटमॉस्फेयर में मैं हूं वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा है, तो मेरा ये फर्ज बनता है, मेरा नहीं हवा का, एयर का ये फर्ज बनता है। एयर अपने आप से बोलेगी कि भाई मेरा ये फर्ज बनता है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाऊं, और इसीलिए जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है। खत्म। अब सुनो, हम भी कम नहीं है,
बड़े मुश्किल से हम क्या करे थे, एयर को अपने लंग्स में लेकर के आए थे। अब हमने सोचा कि लंग्स में जो एयर है इसको हम बाहर निकालेंगे। तो लंग्स में जो एयर थी उसको हमने बोला कि ए निकलो बाहर। तो एयर, वही बुआ की लड़की तो है नहीं कि बात मान जाए, तो एयर बोलेगी बात मैं नहीं जाती बाहर, इतने मुश्किल से तो मैं आई थी लंग्स में, ऐसे कैसे मैं बाहर चली जाऊं। तो हमने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज एयर लंग्स से बाहर चली जाओ, तो एयर फिर भी नहीं मानी। तो फिर वही दिमाग अपना सटका, अपन ने बोला कि अपन ने सोचा कि रुक जा बेटा अब बताते हैं। फिर हमने क्या करा, एयर प्रेशर में हम डिफरेंस लेकर के आए। कैसे? हमने अपनी लंग्स में, फेफड़ों में अब एयर प्रेशर बढ़ा लिया। हमने अपने लंग्स में, अपने फेफड़ों में एयर प्रेशर बढ़ा लिया। किसके रिस्पेक्ट में? तो भाई एयर का प्रेशर एटमॉस्फेयर में भी तो होता है, उसके रिस्पेक्ट में। तो क्योंकि हमें लंग्स से एयर को बाहर निकालना था, एटमॉस्फेयर में मूवमेंट करवाना था एयर का लंग्स से कहाँ, एटमॉस्फेयर में, इसीलिए हमने क्या करा, एयर प्रेशर में हम डिफरेंस लेकर के आए। कैसे? तो हमने अपने फेफड़ों में, लंग्स में एयर का प्रेशर बढ़ा लिया। तो लंग्स में क्या हुआ, हाई एयर प्रेशर हो गया। लंग्स में क्या हुआ, हाई एयर प्रेशर हो गया, और एटमॉस्फेयर में लो एयर प्रेशर हो गया। तो बेचारी हवा जो कि हमारे लंग्स में थी, एयर, उसने जैसे ही एटमॉस्फेयर में देखा कि हाय हाय हाय, एटमॉस्फेयर में तो एयर प्रेशर क्या है, कम है, मुझे तो वहां जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जहां मैं हूं, जहां मतलब कहां, लंग्स में, यहां पर तो एयर प्रेशर हाई है, प्रेशर ज्यादा है, हाई है, और जिस एटमॉस्फेयर को मैं देख रही हूं लंग्स के बाहर, वहां पे तो एयर प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, तो मुझे वहां जाना चाहिए ना। तो क्या होगा, लंग्स से जो एयर है वो चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, मतलब कि हाई प्रेशर से जो एयर है वो लो प्रेशर में चली जाएगी। तो लंग्स यानी कि हमारे जो फेफड़े हैं वो खाली हो गए। बस यही तो हमें चाहिए था। अब सुनो, ये जो हम अपने फेफड़ों में, लंग्स में एयर प्रेशर को कम ज्यादा कर रहे हैं, कभी बढ़ा लिया कभी कम कर लिया, ऐसे कैसे हमने कम कर लिया बढ़ा लिया भाई, मजाक है क्या? तो अपने फेफड़ों में, अपने लंग्स में प्रेशर को कम या ज्यादा करने के लिए, एयर के प्रेशर को कम या ज्यादा करने के लिए हम पता है क्या करते हैं, प्रेशर का जो दुश्मन है वॉल्यूम, उसका इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात आ रही ना समझ में? कि जो पहली स्टेप हमने देखी कौन सी, इंस्पिरेशन की, है ना? अरे लंग्स में हम एयर को ले रहे थे अंदर, तो उसको इंस्पिरेशन की तो बोलेंगे। तो इंस्पिरेशन में क्या हुआ था, हमने अपने लंग्स में प्रेशर जो है वो कम कर लिया था। तो जो एयर है वो एटमॉस्फेयर में, हमारे लंग्स में, मतलब एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ गई थी। इंस्पिरेशन में यही तो होता है कि जो हवा है, वो जो एयर है वो हमारे लंग्स में आ जाती है। कैसे आ जाती है? तो हम अपने लंग्स में क्या करते हैं, प्रेशर कम कर लेते हैं एयर का। तो जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आ जाती है, एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ जाती है। एक्सपिरेशन में हम क्या करते हैं, एक्सपिरेशन में हम चाहते हैं कि लंग्स में जो एयर है वो बाहर चली जाए, तो हम अपने लंग्स में प्रेशर बढ़ा लेते हैं, जिससे कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर में चली जाती है। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन देखो, निचोड़ ये निकलता है बात का कि हम अपने लंग्स में, अपने फेफड़ों में कर क्या रहे हैं, प्रेशर को कम या ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन प्रेशर को कम या ज़्यादा कैसे करें, मजाक है क्या? ना, एयर सॉरी लंग्स में, फेफड़ों में, लंग्स में या फेफड़ों में प्रेशर को कम या ज़्यादा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर के दुश्मन का। और प्रेशर का दुश्मन कौन है? वॉल्यूम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि अगर प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, कम हो जाएगी, और अगर प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ जाएगी। कान खोल के सुनते जाना। तो प्रेशर का जानी दुश्मन कौन है? वॉल्यूम। इनवर्स रिलेशन होता है इनके बीच में। क्या कहा? प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है। तो अपना दिमाग लगाओ। अगर मैंने बोला कि हम ये चाहते हैं कि फेफड़ों में क्या हो, प्रेशर कम हो जाए, लो प्रेशर हो जाए, तो लो प्रेशर के लिए, प्रेशर को हम कम करना चाहते हैं, तो प्रेशर कम कैसे होगा? वॉल्यूम बढ़ा करके।
अरे प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, इनवर्स रिलेशन यही होता है। आई बात समझ में? तो अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे फेफड़ों में, लंग्स में प्रेशर कम कर लें, तो प्रेशर कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लंग्स की वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। मैम लंग्स की वॉल्यूम कैसे बढ़ती है? मुझे पता है, लंग्स की वॉल्यूम ऐसे बढ़ती है कि हम लंग्स को एक्सपेंड कर देते हैं, लंग्स को एक्सपेंड कर देते हैं। बात सही है, गलत नहीं है। कि अगर लंग्स में प्रेशर, लंग्स में जो प्रेशर है उसे कम करना है तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ानी होगी, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम की। तो अगर लंग्स में, फेफड़ों में प्रेशर कम करना है तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ानी होगी। और लंग्स की वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी? जब लंग्स हमारे एक्सपेंड करेंगे। लेकिन मुद्दा तो ये है कि मैम प्रीवियस सेशन में आपने जब हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाया था, उसमें आपने बताया था कि जो हमारी लंग्स होती है, जो हमारे फेफड़े होते हैं, ये घिरे रहते हैं रिबकेज से, है ना, रिबकेज से। कि आगे क्या होती है? रुक जाओ, अब सवाल आया ही है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये समझाया था कि नहीं समझाया था? अरे ये देखो, ये देखो, ये हमारी लंग्स हैं, अंदर क्या है? लंग्स हैं। और देखो लंग्स के ऊपर किस तरीके से रिब केज है, कि आगे क्या होती है? ये क्या होती है? ये पूरी होती है स्टर्नम, जिसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। पीछे बॉडी के वेंट्रल साइड में तो स्टर्नम होती है, ब्रेस्ट बोन। पीछे डॉर्सल साइड में क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम होती है। तो ये जो पसलियां हैं, है ना, ये जो पसलियां हैं जिसको हम रिब्स बोलते हैं, ये रिब्स पीछे से जुड़ती हैं वर्टिब्रल कॉलम से और आगे से जुड़ती हैं स्टर्नम से, है ना। आपको दिख रहा होगा कि देखो ये जो रिब है, ये देखो स्टर्नम से आकर के जुड़ गई। ये देखो, ये भी जो है ना स्टर्नम से आकर के जुड़ गई। तो आगे की तरफ ये जो रिब्स हैं ये स्टर्नम से जुड़ती हैं और पीछे की तरफ, ठीक है ना, पीछे की तरफ ये जो रिब्स हैं ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती हैं। तो कुल मिलाकर के क्या बनता है? एक रिब केज बन जाता है। और इसी रिब केज के अंदर क्या होते हैं? हमारे दोनों फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। आई बात समझ में? कि आगे स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन, डॉर्सल साइड में जो है वर्टिब्रल कॉलम। तो जो रिब्स होती हैं, जो पसलियां होती हैं, वो पीछे से जुड़ती हैं वर्टिब्रल कॉलम से और आगे से जुड़ती हैं स्टर्नम से। तो क्या बन जाता है? एक पूरा रिब केज बन जाता है। और इसी रिब केज में हमारे दोनों फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, तो मुद्दा क्या है कि हमें लंग्स में प्रेशर कम करना है। इसके लिए हमें लंग्स की वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। लंग्स की वॉल्यूम तभी बढ़ेगी जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि मम्मी नहीं कि मैम जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये, कि अगर लंग्स में प्रेशर कम करना है तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ाओ। लंग्स की वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी? जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे। लेकिन मैम लंग्स एक्सपेंड कैसे करेंगे? क्योंकि लंग्स के आसपास तो रिबकेज है। लंग्स के आसपास क्या है? रिबकेज है। तो मैम कैसे होगा ये? कोई बात नहीं, कॉन्शियसली थोड़ा सा इनहेल करो, सांस लो। वैसे तो हम सांस लेते ही रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि अब थोड़ा सा कॉन्शियसली सोच करके, मतलब कि ध्यान दे करके, हाँ ध्यान दे करके जो है ना सांस लो। सबसे पहले इनहेल करो, ऐसे हाथ रखो अपने चेस्ट रीजन पे, ऐसे हाथ रखो। जब हम सांस अंदर लेते हैं, मतलब कि जब हम इनहेल करते हैं, तो आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये फील कर सकते हो कि जैसे ही हम सांस लेते हैं अंदर, जो हमारा चेस्ट रीजन है वो ऊपर की तरफ आता है ना। देखो करके देखो, जैसे ही हमने सांस अंदर ली, इनहेल किया, तो जो चेस्ट रीजन है वो ऊपर आ गया। और जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं तो जो चेस्ट रीजन है वो नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों? जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, तो जो हमारी जो रिब्स हैं और ये जो स्टर्नम है, रिब्स और जो स्टर्नम है ना, इनका मूवमेंट होता है। कैसे? फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड।
ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। आई बात समझ में कि जब हमें सांस को अंदर, एयर को अंदर लेना होता है अपनी लंग्स में, तो ये जो रिब्स हैं, जो पसलियां हैं और जो वेंट्रल साइड में जो स्टर्नम है, जो ब्रेस्ट बोन है, रिब्स और स्टर्नम का मूवमेंट होता है। कैसे? तो फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि आगे की तरफ और बाहर की तरफ। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। रिब्स का और स्टर्नम का मूवमेंट कहाँ हुआ? फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, ठीक है ना। इसीलिए जो हमारा चेस्ट है ऊपर उठता है और एक्सहेल करने पर नीचे आ जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि नीचे डायफ्राग्म होता है, नीचे डायफ्राग्म होता है। ये इस डायफ्राग्म का इनिशियल शेप क्या होता है? डोम, ऐसा। नॉर्मली डायफ्राग्म ऐसे ही होता है रिलैक्स्ड स्टेट में। डायफ्राग्म क्या है? मस्कुलर मेम्ब्रेन ही तो है ना। तो नॉर्मली जब डायफ्राग्म रिलैक्स होता है तो उसका शेप ऐसा होता है, डोम शेप। लेकिन इस डायफ्राग्म को भी हम बोलते हैं कि चल नीचे जा। तो डायफ्राग्म ऐसा होता है रिलैक्स स्टेट में, फिर डायफ्राग्म ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऐसे फ्लैट हो जाता है। कब? जब हमें सांस अंदर लेनी होती है, जब हमें एयर को इनहेल करना होता है, इंस्पिरेशन के टाइम पर, ठीक है। तो एट, या बोल सकते हो कि इन इंस्पिरेशन होता क्या है कि हमारी रिब्स और स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन मूव करते हैं फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। ना सिर्फ रिब्स और स्टर्नम, बल्कि जो डायफ्राग्म है, जो कि नॉर्मली रिलैक्स्ड स्टेट में ऐसा डोम शेप का होता है, इसको भी हम धक्का मारते हैं कि चल नीचे जा। तो ये डायफ्राग्म क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऐसे नीचे हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। बेसिकली डायफ्राग्म इनिशियली रिलैक्स्ड स्टेट में ऐसा डोम शेप का होता है, लेकिन जैसे ही उस पर हम बोलेंगे कि चल नीचे जा, तो ये बेचारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ऐसा फ्लैट हो जाएगा। इतना कुछ करने से होता क्या है? इतना कुछ करने से होता क्या है? इतना कुछ करने से, अभी एक मिनट रुक तो जाओ, मैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर तो आ जाऊं वापस से। इतना कुछ करने से होता क्या है कि जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। मैम थोरैसिक वॉल्यूम मतलब? अरे थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बेटा। हमारी लंग्स कहाँ है? थोरैसिक कैविटी में ही तो है ना। रिब्स केज, मतलब रिब्स, स्टर्नम, पूरा का पूरा जो रिब केज है ये कहाँ है? थोरैसिक कैविटी में ही तो है। तो घबराना मत। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये सिखाया था ना मैंने कि हमारे जो बॉडी है, पूरी बॉडी, वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। डायफ्राग्म के ऊपर होता है थोरैक्स रीजन और डायफ्राग्म के नीचे होता है एब्डोमेन रीजन। तो थोरैसिक, आप बोल सकते हो कि रीजन में जो कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। और इसी थोरैसिक कैविटी में लंग्स होते हैं अलोंग विद रिब केज एंड ऑल। आई बात समझ में? इसी थोरैसिक कैविटी में लंग्स होते हैं अलोंग विद रिब केज एंड ऑल। तो कुल मिलाकर के जब इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो हमारा जो रिब्स हैं, इंस्पिरेशन की प्रोसेस में जो रिब्स हैं, ध्यान से सुनो प्लीज, जो हमारे रिब्स हैं, जो स्टर्नम है, उनका मूवमेंट कहाँ होता है? फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। रिब्स और स्टर्नम का मूवमेंट कहाँ होगा? फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ। और जो डायफ्राग्म है वो भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राग्म भी देखो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फ्लैट हो जाएगा, जिससे कि थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और अगर थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई तो पता है क्या होगा? लंग्स एक्सपेंड हो सकेंगे। जैसे कि सपोज ये लंग्स हैं, है ना। सपोज ये क्या है? लंग्स हैं, और इन लंग्स के ऊपर क्या है? ऐसा रिबकेज है। ये लंग्स, ये रिबकेज। अब अगर रिबकेज ही क्या हो गया है? थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया है, बाहर की तरफ आ गया है, तो लंग्स को जगह मिल जाएगी ना। अभी देखो ऐसा है, ये लंग्स हैं और मतलब ये एक लंग है और ये रिबकेज है उसके अराउंड। तो अभी तो लंग्स के पास जगह ही नहीं है एक्सपेंड करने की। लेकिन अगर ये जो रिबकेज है, ये जो रिब्स हैं, जो स्टर्नम है,
यही अगर ऊपर और बाहर की तरफ आ जाते हैं, ऊपर और बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो लंग्स के पास देखो अब जगह हो गई, लंग्स के पास देखो, इस लंग के पास, इस फेफड़े के पास जगह हो गई, तो ये भी क्या करेगी अब एक्सपैंड, मतलब ये लंग भी क्या करेगा अब एक्सपैंड करेगा। लंग के एक्सपैंड करने का मतलब क्या है कि लंग की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब इंस्पिरेशन होता है तो हमारे रिब्स और स्टर्नम फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करते हैं, जिससे कि, और साथ में प्लस जो डायफ्राग्म है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होकर के फ्लैट हो जाता है। तो इन दोनों चीजों से, इन दो स्टेप्स से होता क्या है, पहली स्टेप क्या हुई, याद करो, पहली स्टेप क्या है कि रिब्स और स्टर्नम मूव करते हैं, कैसे, आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड, आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी कि आगे और बाहर, आगे की तरफ और बाहर की तरफ, ये मूवमेंट होता है रिब्स और स्टर्नम का। दूसरा स्टेप क्या है कि डायफ्राग्म कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाएगा। इससे क्या होता है, इन दोनों ही स्टेप से थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है, और जब थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ती है, जब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, तो लंग्स क्या करते हैं, एक्सपैंड होते हैं, जिसके कारण लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। और अगर लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो लंग्स में प्रेशर कम हो जाएगा, लंग्स में अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो लंग्स में प्रेशर कम हो जाएगा, और जहां लंग्स में प्रेशर कम हुआ, एटमॉस्फेयर में जो एयर होगी वो बोलेगी कि हाय रे 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 रे, लंग्स में तो प्रेशर कम है, तो मुझे तो वहां जाना पड़ेगा ना। तो जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगी, मतलब कि एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाएगी, एयर लंग्स में आ गई, इसका मतलब क्या कि हो गया बल्ले बल्ले इंस्पिरेशन, ठीक। अब देखो वैसा है, ये मेरे पीछे जो डायग्राम है ना, ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के ही है, कि इंस्पिरेशन में आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे इंस्पिरेशन में आप देख सकते हो कि यूजुअली डायफ्राग्म ऐसा होता है रिलैक्स्ड स्टेट में, ऐसा डोम शेप का, लेकिन क्योंकि इंस्पिरेशन हमें करना है, लंग्स में वॉल्यूम बढ़ानी है, तो थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम हमें बढ़ानी होगी, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको तक नीचे जा, डायफ्राग्म को बोलते हैं कि बग नीचे जा, तो डायफ्राग्म बेचारा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए देखो ऐसा फ्लैट हो जाता है, नीचे आ जाता है। प्लस जो रिब्स हैं, जो स्टर्नम है, वो मूव करते हैं फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर और बाहर की तरफ, जिसके कारण थोरैसिक कैविटी की, इन दोनों ही स्टेप्स के कारण थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है। थोरैसिक कैविटी की जैसी वॉल्यूम बढ़ी, लंग्स एक्सपेंड हुए, लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ जाती है और प्रेशर कम हो जाता है और एयर अंदर आ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, जिसे हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। अब जब एक्सपिरेशन होता है तो हमें क्या करना है, अपने फेफड़ों से एयर को बाहर निकालना है। एक्सपिरेशन में हमें क्या करना है, लंग्स में जो एयर है उसको बाहर निकालना है। कहाँ बाहर, लंग्स के बाहर ना, एटमॉस मतलब बॉडी से ही बाहर निकालना है, एटमॉस्फेयर में डालना है। कैसे होगा वो, कैसे हो? तो अब सुनो एक्सपिरेशन की कहानी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली एक्सपिरेशन में क्या होता है। सुनो, हम क्या चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं ना कि हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जो एयर है, ये एयर लंग्स को छोड़ दे और चली जाए एटमॉस्फेयर में। बस इतनी छोटी सी तो हमारी ख्वाहिश है। एयर का मूवमेंट कैसे होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर। भाई एयर ऐसे ही तो मूव करती है, हाई प्रेशर से जाती है लो प्रेशर में, है कि नहीं? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में प्रेशर इंक्रीज हो जाए। आई बात समझ में? कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमारे लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाए। प्रेशर इंक्रीज हो जाए किसके कंपैरिजन में? तो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेशर है उसके कंपैरिजन में। भाई एटमॉस्फेयर में एयर है तो वहाँ पर भी तो एयर प्रेशर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, मना मत करना। तो हमारे दिमाग में अब ये चल रहा है कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे, हमें कुछ ऐसा करना है जिससे लंग्स में, फेफड़ों में प्रेशर इंक्रीज हो जाए। किसके कंपैरिजन में? तो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेशर है उसके कंपैरिजन में। एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेशर है उसके कंपैरिजन में हम ये चाहते हैं कि हमारे लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाए।
अब फर्ज करो कि हमने कुछ ऐसा किया जिससे फाइनली क्या हुआ, लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो गया। कुछ तो भी हमने ऐसा किया जिससे कि फाइनली लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो पता है क्या होगा, लंग्स में जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो लंग्स में जो हवा होगी ना, एयर होगी, वो देखेगी ऐसे एटमॉस्फेयर में और देख करके उदास हो जाएगी। क्यों बोलेगी वो? ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, लंग्स में जो एयर है वो बोल रही है एटमॉस्फेयर को देखने के बाद कि हाय बेचारा एटमॉस्फेयर, वहाँ पे तो प्रेशर कम है, एयर प्रेशर कम है, लो एयर प्रेशर है। तो लो एयर प्रेशर है तो मुझे जाना पड़ेगा। मुझे मतलब कौन, मैं नहीं, अरे लंग्स में जो एयर है वो। जैसे ही हमने कुछ किया, पता नहीं क्या किया, कुछ तो किया, इससे हुआ क्या कि लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो लंग्स की जो एयर होगी वो एटमॉस्फेयर को देख करके बोलेगी कि हाय वहाँ पे तो प्रेशर कम है, तो मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो क्या होगा, लंग्स में जो एयर है वो एयर लंग्स को छोड़ देगी और चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, और इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सपिरेशन। लेकिन जितना बोलने में आसान हुआ एक्सपिरेशन, इतना आसान होता नहीं है करने में, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये बनता है, मुद्दा ये बनता है कि मैम ऐसा क्या करें कि लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाए। तो लंग्स में प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें प्रेशर का दुश्मन जो है उसका इस्तेमाल करना होगा, और प्रेशर का दुश्मन कौन है, वॉल्यूम। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये रिलेशन आपने कभी भूलना ही नहीं है, नाम भूल जाना मतलब, लेकिन ये मत भूलना। आई बात समझ में। तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, एक दूसरे के ऐसे जानी दुश्मन होते हैं कि प्रेशर इंक्रीज हुआ वॉल्यूम कम, प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। ये जो है ना इनवर्स रिलेशन चलता है, इनके बीच में जाने दुश्मन होते हैं ये दोनों एक दूसरे के, ठीक है ना। तो अगर हमें, देखो सीधी सी बात है कि अगर हमें लंग्स में प्रेशर इंक्रीज करना है तो हमें लंग्स में वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी। प्रेशर इंक्रीज करना है तो वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या कि लंग्स में प्रेशर इंक्रीज करना है तो लंग्स में वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी, मतलब कि लंग्स की वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम लंग्स की वॉल्यूम कैसे कम कर दें, बताती हूँ। लंग्स की वॉल्यूम कम करने के लिए हमें एक्चुअली जो हमने इंस्पिरेशन में किया था ना, उसका हमें उल्टा करना होगा। जो जो भी स्टेप्स हमने इंस्पिरेशन में लिए थे उन स्टेप्स का उल्टा कर दो तो आप बोल सकते हो कि लंग्स की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, और जहाँ लंग्स की वॉल्यूम कम हुई प्रेशर बढ़ जाएगा, लंग्स में प्रेशर बढ़ जाएगा और हो जाएगा क्या, एक्सहेलेशन। देखो यार, एक्सहेल तो हम तभी कर सकते हैं जब लंग्स में प्रेशर ज़्यादा हो। लंग्स में प्रेशर ज़्यादा तभी होगा जब लंग्स में वॉल्यूम कम होगी, जब लंग्स की वॉल्यूम कम होगी। तो इंस्पिरेशन में हमने जो जो भी स्टेप्स उठाए थे उन स्टेप्स का उल्टा कर दो तो वो क्या बन जाएगा, एक्सपिरेशन के स्टेप्स बन जाएंगे। आई बात समझ में? रुको मैं बताती हूँ। इंस्पिरेशन में हुआ क्या था, इंस्पिरेशन में हमारी जो रिब्स थी, जो हमारी पसलियाँ थीं, और जो स्टर्नम था, ब्रेस्ट बोन था, है ना, ब्रेस्ट बोन, और आप बोल सकते हो कि रिब्स, ये ऐसे ऊपर और बाहर की तरफ उठे थे। ऊपर, अरे ऊपर और बाहर की तरफ, है कि नहीं। इंस्पिरेशन में यही तो हुआ था कि हमारी रिब्स और स्टर्नम ऊपर और आप बोल सकते हो कि बाहर की तरफ निकले थे, है ना। अपवर्ड्स और फॉरवर्ड्स बोल दो, आगे की तरफ बोल, आउटवर्ड्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। देखो ऐसा है, सच में आपको बताऊं तो 11th में जा करके आपको UFO पढ़ना पड़ता है। UFO मतलब क्या, अपवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ये 3 पढ़ने पड़ते हैं वर्ड इंस्पिरेशन में। आई बात समझ में? मैं तो फिर भी आपको 2 ही पढ़ा रही हूँ। बस इतना अपने दिमाग में बिठा लो प्लीज़ कि जब भी इंस्पिरेशन होता है तो हमारी रिब्स और स्टर्नम आगे की तरफ और बाहर की तरफ निकलते हैं, आगे की तरफ उठते हैं और बाहर की तरफ ऐसे निकलते हैं,
ठीक है ना। इसके साथ क्या होता है, जो डायफ्राग्म है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट होकर के ऐसे फ्लैट हो जाता है। ये होता कि नहीं होता। अब ये 2 स्टेप्स होती हैं इंस्पिरेशन में, इन्हीं का उल्टा कर दो एक्सपिरेशन में। कैसे करोगे? देखो ऐसा है कि इंस्पिरेशन में जब हुआ, जब आपने सांस अंदर खींची तो रिब्स और जो स्टर्नम है वो ऊपर उठ गए, बाहर निकल आए। तो क्या अब जिंदगी भर, भाई एक बार इंस्पिरेशन किया था, एक बार सांस अंदर खींची थी, तो मान लिया कि जो रिब्स हैं, जो स्टर्नम है, वो ऐसे ऊपर उठ गए, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकल आए। ये एक बार हो गया, मैं मान लेती हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक बार इंस्पिरेशन हुआ तो अब जो ना जिंदगी भर जो स्टर्नम और जो रिब्स हैं वो ऐसे ही निकले रहेंगे और ऐसे ही बाहर निकले रहेंगे। नहीं ना, वो वापस भी तो आते हैं। हाथ को अगर आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हाथ को आप दोबारा से इसे रिलैक्स भी तो करते हो कि आज ज़िंदगी भर ऐसे ही करे रहते हो। नहीं ना, यहाँ पर भी ऐसे हो रही है कि एक बार आपने सांस अंदर खींची, इंस्पिरेशन हुआ, तो रिब्स और स्टर्नम ऊपर आ गए, बाहर की तरफ आ गए, फॉरवर्ड, और आप बोल सकते हो कि आउटवर्ड हो गया, फॉरवर्ड, हाँ अपवर्ड मूवमेंट हो गया, फॉरवर्ड हो गया, आउटवर्ड हो गया। ये समझ में आ गया, हमें आ गया समझ में। लेकिन इंस्पिरेशन में जो मूवमेंट हो रहे हैं रिब्स और स्टर्नम के, वो परमानेंट तो होते नहीं हैं। रिब्स और स्टर्नम वापस भी तो आते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। मतलब उनका अब मूवमेंट कैसे होगा एक्सपिरेशन में? एक्सपिरेशन में मूवमेंट कैसा होता है? रिब्स एंड स्टर्नम का पीछे की तरफ, जैसे कि स्टर्नम है और जो रिब्स हैं, जो आपको वेंट्रल साइड से दिखाई दे रहे हैं बॉडी के, वैसे ऊपर की तरफ उठे, अपवर्ड्स। तो अब वो वापस भी तो आएंगे, तो बैकवर्ड्स, बैकवर्ड, ठीक है ना। क्या हुआ? बैकवर्ड। जो बॉडी के लेटरल साइड से आपको रिब्स दिख रहे थे कि रिब्स जो है ना ऐसे बाहर की तरफ निकले हैं, फॉरवर्ड आ गए हैं, है ना। तो वो भाई पीछे भी तो आएंगे ना, अंदर भी तो आ जाएंगे वापस। तो इनवर्ड, अरे आई वर्ड हो गई तो इनवर्ड हो गया। आई बात समझ में? तो प्लीज़ दिमाग में ये चीज़ बैठा लो कि एक बार आपने सांस अंदर खींची तो रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ उठ गए, बाहर की तरफ निकल आए। जो रिब्स हैं वो ऐसे बाहर की तरफ आ गए। लेकिन जब एक्सपिरेशन होता है तो ये रिब्स और ये स्टर्नम वापस से अपनी जगह पर आते हैं, यानी कि इनका मूवमेंट अब कैसा हो जाता है? बैकवर्ड और इनवर्ड हो जाता है, पीछे की तरफ और अंदर की तरफ। पहले ऊपर उठे थे और बाहर की तरफ निकले थे, ऊपर उठे थे, बाहर की तरफ निकले थे, कहाँ? इंस्पिरेशन में। अब जब एक्सपिरेशन होगा तो क्या होगा? वापस ये पीछे की तरफ आएंगे और अंदर की तरफ आएंगे। पहले ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, अब आप बोल सकते हो कि पीछे की तरफ और अंदर की तरफ। तो पीछे की तरफ और अंदर की तरफ। आई बात समझ में? तो ये हुआ किसका? रिब्स और स्टर्नम का। नीचे जो डायफ्राग्म कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा हुआ था, फ्लैट होकर के बैठा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट होकर के बैठा हुआ था डायफ्राग्म, कहाँ? इंस्पिरेशन में। वो जिंदगी भर ऐसे ही नहीं बैठा रहेगा, वो वापस से जो है ना रिलैक्स होकर के डोम शेप हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो डायफ्राग्म है वो रिलैक्स्ड स्टेट में ऐसा डोम शेप ही होता है। बताया था कि नहीं बताया था? मैंने बताया था। तो डायफ्राग्म जो है रिलैक्स स्टेट में ऐसा डोम शेप का ही रहता है। वो तो इंस्पिरेशन होना है, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज करनी, इसलिए उसको हम मुक्का मार करके फ्लैट कर देते हैं। तो जो डायफ्राग्म है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के फ्लैट हो जाता है, लेकिन वो जिंदगी भर ऐसे ही नहीं रहेगा। जब एक्सपिरेशन होता है तो जो डायफ्राग्म है वो रिलैक्स हो जाता है और वापस से हो जाता है क्या? डोम शेप का, है ना। तो जो डायफ्राग्म है वो बेसिकली रिलैक्स हो जाता है और हो जाता है क्या? डोम शेप का। कैसा? डोम शेप का। तो रिब्स और स्टर्नम आ रहे हैं पीछे अंदर की तरफ, डायफ्राग्म जो है ना ऐसे ऊपर की तरफ उठ गया, रिलैक्स हो गया, डोम शेप का बन गया। मुद्दा समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है कि एक्सपिरेशन में हुआ क्या
कि रिब्स और स्टर्नम पीछे की तरफ आ गए, अंदर की तरफ आ गए, जो डायफ्राग्म है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होकर के, मतलब वो भी जो है ना रिलैक्स होकर के, कॉन्ट्रैक्ट तो वो पहले हुआ था, एक्सपिरेशन में क्या हुआ है कि जो डायफ्राग्म है वो रिलैक्स होकर के ऊपर आ गया है और डोम शेप का बन गया। तो इन सब से होता क्या है कि थोड़ा सा कैविटी की वॉल्यूम कम हो जाती है। ऐसा करने से, इन दोनों स्टेप से थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम कम हो जाती है, और जब थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम कम होती है तो जो लंग्स है ना, अब वो आप बोल सकते हो कि अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। अगर आपको ये लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंस्पिरेशन में क्या होता है, लंग्स एक्सपेंड करते हैं, तो अगर आप ये समझते हो कि एक्सपिरेशन में लंग्स जो है ना अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। हाँ, ये सही है कि इंस्पिरेशन में लंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, लेकिन जब एक्सपिरेशन होता है तो उसमें लंग्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, बल्कि अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन में वो एक्सपेंड हुए थे। तो जब एक्सपिरेशन होता है ना तो वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं, नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। समझे? तो इन दोनों स्टेप्स से हुआ क्या कि रिब्स और जो स्टर्नम है वो पीछे आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, जो डायफ्राग्म है वो भी रिलैक्स होकर के डोम शेप बन रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम कम हो जाती है। और जहाँ थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम कम हुई, जो लंग्स हैं वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या कि लंग्स की वॉल्यूम कम हो जाती है, और यही तो हमें चाहिए था। हमें लंग्स की वॉल्यूम ही तो कम चाहिए थी। जहाँ लंग्स की वॉल्यूम कम हुई, क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा लंग्स में एयर का, और जो एयर है फिर वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। हो गया एक्सपिरेशन। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सपिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सलेशन हो रहा है, या एक्सपिरेशन भी आप इसको बोल सकते हो, टेक्निकल वर्ड है इसके लिए। डायफ्राग्म में जो है वो रिलैक्स करता है और मूव करता है ऊपर की तरफ। ये ना थोड़ा सा डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं होती, लेकिन करने की कोशिश करना। इतना याद रखो कि जो डायफ्राग्म है उसका ओरिजिनल शेप क्या होता है, ऐसा होता है, डोम शेप का होता है। लेकिन क्योंकि इंस्पिरेशन करना था हमें, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको मुक्का मारते कि चल नीचे जा, तो ये बेचारा कॉन्ट्रैक्ट होकर के ऐसा फ्लैट हो जाता है। लेकिन जब बात आती है किसकी, एक्सपिरेशन की, तो ये फिर से क्या करेगा, डायफ्राग्म रिलैक्स हो जाएगा और रिलैक्स होकर के ऊपर आ जाएगा और अपना जो इसका ओरिजिनल शेप है। आप ये समझ लो कि इंस्पिरेशन में जो हुआ था वो हमने जानबूझ के किया था, और एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, एक्सपिरेशन में जो जहाँ गया था ना वो अपने नॉर्मल ओरिजिनल जगह पर आ जाता है। इंस्पिरेशन में हर कोई चीज़ अपनी लिमिट से आगे बढ़ गई थी कि रिब्स और जो स्टर्नम है वो आगे आ गए, बाहर की तरफ आ गए, डायफ्राग्म नीचे चला गया, कॉन्ट्रैक्ट होकर के फ्लैट हो गया। तो यहाँ पर लिमिट्स पुश कर दी गई थी। लेकिन जब एक्सपिरेशन होता है तो एक्सपिरेशन में हमेशा ध्यान रखना, अच्छा इंस्पिरेशन में लंग्स भी तो एक्सपेंड हो जाते हैं, लेकिन जब एक्सपिरेशन होता है तो ध्यान रखना कि जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अपनी लिमिट्स में फिर वापस आ जाती हैं, लिमिट्स में वापस आ जाती हैं। रिब्स और स्टर्नम पीछे आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। डायफ्राग्म जो है रिलैक्स होकर के नॉर्मल जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, जो उसका ओरिजिनल शेप है उसमें आ जाता है, डोम शेप का बन जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो लंग्स भी पहले एक्सपेंड हुए थे इसमें, अब वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं, जिससे कि वॉल्यूम कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा और एक्सपिरेशन हो जाएगा, हम एक्सहेल कर पाएंगे। ठीक है ना? तो इंस्पिरेशन में जो हुआ था वो बेसिकली लिमिट्स को पुश किया गया था। एक्सपिरेशन में क्या होगा, सब चीज़ें हो गया ना बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, वो बैक टू नॉर्मल ही यहाँ पर होने वाला है कि रिब्स और स्टर्नम जो है ना नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, लंग्स अपने नॉर्मल साइज में आ जाएंगे, स्टर्नम जो है, जो डायफ्राग्म है, डायफ्राग्म जो है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक, तो डायफ्राग्म रिलैक्सेस, मूव्स अप, वही डोम शेप का हो जाएगा। रिब केज गेट्स स्मॉलर एंड एज रिब मसल्स रिलैक्स। अच्छा, ये रिब मसल्स क्या होती हैं? देखो ऐसा है कि रिब्स क्या है, हड्डियाँ ही तो हैं। मैं बड़े आसानी से बोल रही हूँ कि जो रिब्स हैं और जो स्टर्नम है वो इंस्पिरेशन में आगे जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, एक्सपिरेशन में पीछे आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं।
तो जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां अपने आप नहीं मूव करती हैं, इन हड्डियों को मूव करवाना पड़ता है। कैसे? तो जैसे कि ये रिब्स हैं, ये रिब्स आपको दिख रही हैं, इन रिब्स के बीच में ना मसल्स होती हैं, इन रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं, और इन मसल्स को पता है हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं? मतलब रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। आए बात समझ में? तो जब ये मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती हैं, तब जा कर के जो रिब्स हैं वो मूव करते हैं, या तो बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, या अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, कुछ इस तरीके से। आई मेरी बात समझ में? तो जब इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के बीच में होती हैं, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, तभी जा कर के रिब्स में मूवमेंट होता है। अब वो मूवमेंट कैसा भी हो सकता है भाई, डिपेंड करता है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं या रिलैक्स हुई हैं। उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे डिपेंड करता है कि जो रिब्स हैं वो उनका मूवमेंट कैसे होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। ठीक? तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए सारी बातें समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब एक काम करते हैं, इंस्पिरेशन में देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ लिया है उसका कंटेंट हम रीड कर लेते हैं एक बार। जो मैंने पढ़ा है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ अनोखा नहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन हाँ इनके नोट्स आपके लिए बहुत कीमती हैं। ठीक है ना? आप ये समझ लो कि ये जो कंटेंट है ये बहुत ही प्यारा कंटेंट है, आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं कहीं। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्रेशियस है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ो और याद भी करने की कोशिश करो। समझा तो मैंने आपको दिया ही है, अब जो समझाया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, रीड कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? और आगे की। अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इंस्पिरेशन, दैट इज एयर इज टेकन इनटू लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एंड एक्सपिरेशन जहाँ पर एयर इज ड्रॉन आउट ऑफ द लंग्स टू एटमॉस्फेयर। इंस्पिरेशन में एयर को लिया है एटमॉस्फेयर से, कहाँ? लंग्स में। एक्सपिरेशन में क्या होता है? लंग्स में जो एयर है उसको हम बाहर निकाल देते हैं एटमॉस्फेयर में ना। एक्सपिरेशन में क्या होता है? अरे लंग्स में जो एयर है उसको बाहर निकाल देते हैं एटमॉस्फेयर में, और क्या? दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज रेगुलेटेड बाय प्रेशर डिफरेंस ऑफ एयर। और ये जो मूवमेंट होता है एयर का, इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है? दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज रेगुलेटेड बाय द प्रेशर डिफरेंस ऑफ एयर। एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, बता चुकी हूँ मैं आपको। एयर विल एंटर्स the lungs from the atmosphere only when the pressure of air inside the lungs is less than the air pressure in atmosphere। एयर जो है वो लंग्स में तभी एंटर करेगी जब when the pressure of air inside the lungs कैसा होगा? कम होगा than the air pressure in the atmosphere। वही ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना है। तो जाहिर सी बात है कि एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो हमारे लंग्स में तभी एंटर करेगी जब लंग्स में एयर प्रेशर क्या होगा? लंग्स में एयर प्रेशर क्या होगा? लेस होगा एज कंपेयर्ड टू द एयर प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। सिमिलरली एयर जो है वो हमारे लंग्स के बाहर कब जाएगी? व्हेन एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज ग्रेटर देन द एयर प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। क्योंकि जाना तो वही है, वैसे ही जाना है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। प्रेशर इन द लंग्स कैन बी ऑल्टर्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। प्रेशर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। लंग्स की जो वॉल्यूम है उसको चेंज करो भैया। वॉल्यूम ऑफ लंग्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। अब लंग्स की भी हमने ये तो बोल दिया कि लंग्स में जो प्रेशर है उसको कम ज़्यादा करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए हमें लंग्स की वॉल्यूम चेंज करनी होगी। अब लंग्स की जो वॉल्यूम है, लंग्स की जो वॉल्यूम है उसको भी चेंज करना कोई बच्चों का काम नहीं है। लंग्स की वॉल्यूम तभी चेंज होती है जब थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज होती है। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। When the volume of thoracic cavity increases, जब thoracic cavity की वॉल्यूम इंक्रीज होती है, लंग्स की वॉल्यूम भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। और जो प्रेशर है विद इन द लंग्स डिक्रीजेस, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
तो जब थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होती है, लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और जो प्रेशर है लंग्स के अंदर वो कम हो जाता है। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, जो वॉल्यूम है लंग्स की वो भी डिक्रीज हो जाती है और जो प्रेशर है विद इन द लंग्स वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों, ये आपके लिए मतलब क्या बोलेंगे, कंक्लूजन है, ये सार है। आई बात समझ में? अब देखो इंस्पिरेशन की स्टेप्स देखो। इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, वही वाली बात है। इंटरकोस्टल मसल्स मतलब क्या, एक बार मैं यहाँ पर भी आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि ये क्या है आपकी, अरे कितनी मोटी बन गई, कितनी मोटी बनी है, रुक जाओ, ठीक है ना। ये क्या है आपकी रिब्स हैं जो कि आगे स्टर्नम से जुड़ी हैं और पीछे वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ी होंगी। तो इनके पीछे मतलब इनके बीच में दूसरा कलर आ ही नहीं रहा है। इन रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो इंटरकोस्टल मसल्स, ये इंस्पिरेशन की स्टेप्स हैं, ध्यान से देखो। इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि रिब्स और स्टर्नम मूव करते हैं फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, आगे और बाहर की तरफ, आगे और बाहर की तरफ, ठीक है ना। वही वाली बात है कि मैम बीच बीच में आपने अपवर्ड्स भी बोला है, वो भी होता है, 11th पे जाकर के सब पढ़ोगे। यूएफओ पढ़ते हैं, यूएफओ। अभी तो आप जो है ना ऑफ पढ़ सकते हो, ओफो पढ़ सकते हो, ओफो 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 भी लिख सकते हो कि आउटवर्ड, फॉरवर्ड और अपवर्ड, ये तीनों तरह के मूवमेंट होते हैं। आउटवर्ड, फॉरवर्ड और अपवर्ड, ये तीनों ही तरह के मूवमेंट होते हैं रिब्स और स्टर्नम में, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ मैंने आपको उफ पढ़ा है, उफ, आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड, बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ। आप चाहो तो यहाँ पे उफ भी पढ़ सकते हो। उफ, उफ मतलब कि अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ अपवर्ड और बाहर की तरफ फॉरवर्ड, ठीक है। तो इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, या तो आप फॉरवर्ड आउटवर्ड बोल सकते हो या अपवर्ड फॉरवर्ड बोल सकते हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अगर तीनों याद हो सकते हैं कि अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड, ये कर लो आप, अच्छी बात है। तो बेसिकली इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, जो कि रिब्स के बीच की मसल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि जो हमारी रिब्स हैं और जो स्टर्नम है, इनका मूवमेंट होता है फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। डायफ्राग्म जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फ्लैट हो जाएगा। द अबव स्टेप्स रिजल्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ थोरेसिक कैविटी। इन सबसे क्या होता है, थोरेसिक कैविटी जो है एक्सपेंड हो जाती है। इन सबसे क्या होता है, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। अब थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो रही, इसका मतलब क्या, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम, देखो यार किसी चीज़ को एक्सपेंड करोगे तो उसकी वॉल्यूम तो बढ़ेगी ना। इन दोनों ही स्टेप्स से हुआ क्या, इन दोनों ही स्टेप्स से थोरेसिक कैविटी जो है वो क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई, एक्सपेंशन हुआ है थोरेसिक कैविटी में। दिस इंक्रीजेस द थोरेसिक वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम मतलब क्या, थोरेसिक कैविटी की ही वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक वॉल्यूम। विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, दैट इज लंग्स एक्सपैंड। कि जहाँ थोरेसिक कैविटी में एक्सपेंशन हुआ, थोरेसिक कैविटी की थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, वैसे ही लंग्स की भी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जो लंग्स हमारे वो एक्सपेंड हो जाएंगे। ये बताया था ना मैंने आपको कि देखो ये है लंग, ये एक लंग है, इसके ऊपर ये पूरा क्या है, रिब्स है और स्टर्नम है। तो जब रिब्स और स्टर्नम ऊपर और बाहर की तरफ आते हैं, जब रिब्स और स्टर्नम ऊपर और बाहर की तरफ आते हैं, तो देखो ना थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हुई कि नहीं हुई, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई। जब थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ती है तभी तो लंग को जगह मिलती है एक्सपेंड करने की, तो लंग भी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। मतलब कि लंग की भी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा, द प्रेशर ऑफ द एनवायरमेंट एक्सटर्नल टू द लंग्स इज नाउ ग्रेटर देन द एनवायरमेंट विद इन द लंग्स। मतलब समझ में आ रहा है कि प्रेशर ऑफ द एनवायरमेंट, कौन सा एनवायरमेंट, जो कि लंग्स के आप बोल सकते हो कि बाहर है, इज नाउ ग्रेटर। मतलब कि अरे लंग्स के बाहर जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट में जो प्रेशर है वो क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है
देन द एनवायरमेंट विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर आप बोल सकते हो कि जो एनवायरमेंट है यहाँ पर प्रेशर कम हो गया है। यहाँ पर प्रेशर कम क्यों हो गया? अरे वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बढ़ी है ना, लंग्स एक्सपेंड हो गई हैं, लंग्स एक्सपेंड होंगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम ना होगा। देयरफॉर जो एयर है वो लंग्स में मूव कर जाती है फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड द लंग। अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना कि थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हुई, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ी तो लंग्स एक्सपेंड होंगी, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो लंग्स में क्या होगा? प्रेशर जो है कम हो जाएगा एयर का, तो जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से या बाहर के एनवायरनमेंट से लंग्स में आ जाएगी। इतना समझ में आया? यहाँ तक आना चाहिए। अब इसके बाद में क्या होगा, ये आगे की बात हम आगे ही करेंगे, अभी इतना तो समझ लो। अब हम बात करते हैं किसकी? एक्सपिरेशन की स्टेप्स की। देखो क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स नाउ रिलैक्स, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, ये तो मैंने उल्टा कर दिया शायद ठीक है। जो इंस्पिरेशन हुआ था उसमें क्या था कि जो इंटरकोस्टल मसल्स थी, इंस्पिरेशन में जो इंटरकोस्टल मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, है ना? क्या हुई थी? देखो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। अब क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला कि एक्सपिरेशन में बस इतना समझ लो कि वो कहते हैं ना बैक टू नॉर्मल, सब चीज़ें नॉर्मलाइज होती जा रही हैं, वही हो रहा है। सब चीज़ें क्या होती जा रही हैं? नॉर्मलाइज होती जा रही हैं, बैक टू नॉर्मल। किसमें? एक्सपिरेशन में। कि इंस्पिरेशन में जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्शन ये वो हुआ था, अब वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? नॉर्मल हो जाएंगी। कहाँ? एक्सपिरेशन में। तो इंस्पिरेशन में क्या हुआ था? इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, तो एक्सपिरेशन में क्या होगा? इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगी? इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, गोवा चली जाएंगी। ठीक है ना? तो रिब्स और स्टर्नम क्या होगा? डाउनवर्ड और इनवर्ड, बैकवर्ड भी लिख सकते हो, बैकवर्ड भी लिख सकते हो। एक काम करो ना यार, एक काम करो, बहुत ही कंफ्यूजन हो रही है, फजूलियत बहुत हो रही है, तो एक काम करो, तीनों ही वर्ड लिख लो। मैं आपके लिए 2 वर्ड लेकर के आई थी, आप तीनों ही वर्ड लिख लो। रिब्स और स्टर्नम का मूवमेंट कहाँ होगा? फॉरवर्ड, आउटवर्ड, और आप बोल सकते हो कि अपवर्ड। यूएफओ बना ही लो। ओफो, ओफो, ओफो। यू का मतलब अपवर्ड, एफ का मतलब फॉरवर्ड, ओ का मतलब आउटवर्ड। अब ठीक है, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ और आगे की तरफ, ऊपर बाहर और आगे की तरफ, ऊपर बाहर और आगे की तरफ, हर तरह से रिब्स क्या हो रही हैं भाई? रिब्स तो रिब्स तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, रिब्स तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, स्टर्नम है, तो हर जगह से क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, हर जगह से एक्सपेंशन होगा। ठीक है ना? इसलिए ऊपर की तरफ अपवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ आउटवर्ड और आगे की तरफ फॉरवर्ड। मैं तो आपके लिए 2 वर्ड लिख करके आई थी, पर प्लीज ओफो याद कर लो कि इंस्पिरेशन में क्या होता है? ओफो। इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इंटरकोस्टल मसल्स ऐसे याद रखो कि इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, उससे ओफो हो गया। उससे क्या हो गया? ओफो। ओफो मतलब जो रिब्स हैं, जो स्टर्नम है, वो उनका मूवमेंट कैसा होगा? अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। ये उसका है, एक्सपिरेशन का है। ठीक है ना? तो कृपा करके यहाँ पे एक और चीज आप ऐड कर लेना, ओफो। ओफो बना दो इसको, ओफो, कि इंस्पिरेशन में जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, इंस्पिरेशन में जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ओफो हो जाएगा, मतलब कि रिब्स और स्टर्नम का ओफो हो जाएगा अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ जी, एक चीज याद रखो तो दूसरी चीज अपने आप याद हो जाती है। अगर आपको ये ओफो याद है तो मैंने आपको क्या समझाया कि एक्सपिरेशन में क्या होता है? सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल, सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, मतलब कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या होंगी? रिलैक्स हो जाएंगी, गोवा चली जाएंगी। ये जो 3 वर्ड्स है ना, ओफो, इनका भी ऑपोजिट लिख डालो। फॉरवर्ड
बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, है ना? अच्छा तरीका है ना? तो सीधी सी बात है, रिब्स और स्टर्नम जो है, आप बोल सकते हो कि रिब्स और स्टर्नम, इनका भी अब 3 तरह से मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड इनवर्ड। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? डाउनवर्ड तो लिखा है, इनवर्ड भी लिखा है और बैकवर्ड भी लिख देना, बैकवर्ड। तो ये एक एक वर्ड तीनों में, मतलब दोनों में जरा ऐड कर लो। ठीक, डायफ्राम में भी जो है गोवा चला जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और डोम शेप का हो जाएगा, सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल, सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल। इंटरकोस्टल मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, अब रिलैक्स हो जाएंगी। जो रिब्स और स्टर्नम है वो भी ऑफो हो गए थे, अब सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। डायफ्राम में भी पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, अब वो भी रिलैक्स हो जाएगा, डोम शेप का हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, है ना? इससे क्या होगा? थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम कम हो जाएगी, थोरैसिक वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, जिससे कि लंग्स भी क्या होंगे? इनकी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी और लंग्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज, वही बैक टू नॉर्मल। कि इन सब से, इन दोनों ही स्टेप्स से थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम कम हुई तो लंग्स की वॉल्यूम कम हुई। लंग्स की वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है? कि लंग्स जो हैं वो अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाते हैं। पहले तो एक्सपेंड हुए थे ना, अब कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना होंगे, एक्सपेंड होकर के वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाएंगे। भाई लंग्स हैं, रबर बैंड थोड़ी है कि कितना भी जो है ना कर लो खींचतान, एक्सपेंड हो चुके हैं, अब वो बस अपनी नॉर्मल साइज में आ चुके हैं। ठीक, द प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज नाउ ग्रेटर देन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्रेशर जो है अब लंग्स के अंदर वो कैसा है? ग्रेटर है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का प्रेशर। देयरफॉर एयर जो है इट इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। ओके, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। हाँ जी, तो मेन जो था आप बोल सकते हो कि इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में, वो मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या होता है, ये मैं मान के चलती हूँ कि अब आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं और आगे की। आगे क्या? सपोज ये क्या है? ये लंग्स हैं। लंग्स का शेप याद है ना, मैं आपको बताया था, लंग्स का शेप क्या होता है? रफली ऐसा, इतना सुंदर भी नहीं होता है। लंग्स का जो शेप है वो कोन जैसा होता है। कैसा? कोन जैसा होता है ना? बताया था मैंने आपको। चलो अब आगे देखो, थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि आपको दिखाई दे जाए, है ना? चलो, तो लंग्स का मैंने आपको शेप बता ही दिया था प्रीवियस सेशन में। कहाँ बताया था? तो प्रीवियस सेशन में बताया था, ये भी सुन लो। तो होता क्या है, सपोज ये एक लंग है ना, यहाँ से आई। अब आगे की बात कर रहे हैं, सुनते जाना तो सब समझ में आता जाएगा। ये क्या है? ये है ट्रेकिया। ये क्या है? ट्रेकिया चला आ रहा है। कौन? ट्रेकिया चला रहा है। ये ट्रेकिया, अच्छा एक होमवर्क दूं, ट्रेकिया की खास बात क्या होती है, या ट्रेकिया की जो वॉल्स हैं वो कोलैप्स क्यों नहीं होती हैं, ये आपको बताना है। ट्रेकिया की वॉल्स कोलैप्स क्यों नहीं होती हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न जो है ना ट्रेकिया में है। क्या रीज़न है बताना, ये आपका होमवर्क है आज का। कमेंट सेक्शन में, चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना कि ट्रेकिया की वॉल्स कोलैप्स क्यों नहीं होती, ये आपका होमवर्क है। अब ये जो ट्रेकिया है ये मिड थोरैसिक रीजन में आकर के, ये ट्रेकिया मिड थोरैसिक रीजन में आकर के 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है ना। एक ब्रोंकस घुसती है यहाँ, एक ब्रोंकस घुसती है यहाँ, और दूसरी ब्रोंकस घुसती है दूसरे लंग में। ठीक, चलो इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? मेजर ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है। अब जो दूसरे, देखो जो एक लंग में हो रहा है वही दूसरी लंग में भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो मैं आपको बता रही हूँ, जिस लंग के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, बस उसी लंग में वो होता है और दूसरी लंग में कुछ और होता है ना। जो इस लंग में बताया है वही चीज़ दूसरी लंग में भी होगी, ये मान के चलो। ठीक है ना। तो मिड थोरैसिक रीजन में आकर के जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाती है 2 प्राइमरी ब्रोंकस में, मिला करके बोलते हैं ब्रोंकाई। तो ये है प्राइमरी ब्रोंकस, ये भी है प्राइमरी ब्रोंकस,
और दोनों ही प्राइमरी ब्रोंकस क्या करती हैं, एक एक लंग में घुस जाती हैं। देखो तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, ये प्राइमरी ब्रोंकस घुसी ना इस लंग में, घुस गई। अब क्या होगा, लंग में घुसने के बाद ये प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होती है और छोटी छोटी ट्यूब्स में, है ना। ये प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होती है आगे जाकर के और छोटी मतलब कि पतली पतली ट्यूब्स में। तो ये प्राइमरी ब्रोंकस लंग के अंदर घुस करके डिवाइड होती है और पतली ट्यूब्स में, जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये सब कुछ मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया था। फिर जो सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं ये भी आगे जाकर के डिवाइड होते हैं और पतली ट्यूब में, ठीक है ना। ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ना, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई भी आगे जाकर के डिवाइड होते हैं और पतली ट्यूब्स में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई। क्या, टर्शरी ब्रोंकाई। अब ये जो टर्शरी ब्रोंकाई हैं ये ये जो टर्शरी ब्रोंकाई हैं, ये टर्शरी ब्रोंकाई अब और फाइन ट्यूब्स में, पतली पतली ट्यूब्स में, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे। ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक। तो एक प्राइमरी ब्रोंकस, भाई देखो मिड थोरेसिक रीजन में, यहाँ पर मिड थोरेसिक रीजन में आकर के जो ट्रैकिया है वो दो प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गई थी। एक ब्रोंकस घुसी एक लंग में, दूसरी ब्रोंकस घुसी दूसरे लंग में, ठीक है ना। तो ये जो एक प्राइमरी ब्रोंकस है, इन दोनों ही ब्रोंकाई को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, ये आप देख सकते हो कि इस लंग में घुस गई। लंग में घुसने के बाद क्या होता है, ये प्राइमरी ब्रोंकस फर्दर और पतली ट्यूब्स में, प्राइमरी ब्रोंकस फर्दर और पतली ट्यूब्स में डिवाइड होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई बन गए। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई। अब ये टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं, तो क्या इनको हम क्वाटरनरी ब्रोंकाई बोलेंगे? अरे नहीं, सिंपल क्या बोलते हैं, सिंपल बोल देते हैं ब्रोंकियोल्स। अब इतनी पतली ट्यूब्स हैं कि अब इनको ब्रोंकाई नहीं, इनको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। तो जो टर्शरी ब्रोंकाई हैं वो फर्दर और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। तो ये सारे तो इनिशियल ब्रोंकियोल्स हैं। ये इनिशियल ब्रोंकियोल्स फर्दर और पतले ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं। ये सारे इनिशियल ब्रोंकियोल हैं। इनिशियल ब्रोंकियोल आगे जाकर के और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं और अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या बन जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या बनते हैं, देखो मैं बना करके दिखाती हूं, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है ना। ये देखो इनसे और पतले 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 निकल आएंगे क्या, टर्शरी ब्रोंकियोल। तो ये सारे क्या हैं, अरे सॉरी, टर्मिनल ब्रोंकियोल। पहले मैंने क्या टर्शरी बोल दिया था क्या, टर्मिनल, ठीक है। तो प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई जो इस लंग में हो रहा है वही उसमें भी होगा दूसरी वाली लंग में, है ना। तो प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं टर्शरी ब्रोंकाई में, टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं इवन आप बोल सकते हो कि पतली ट्यूब्स में, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स, टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड हुई किसमें, ब्रोंकियोल्स में। अब ये ब्रोंकियोल्स आगे जाकर के और फर्दर डिवाइड होते हैं पतली पतली ट्यूब्स में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो ये सब क्या बन गए, देखो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन गए। अब देखो जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक टर्मिनल ब्रोंकियोल की बात करूं तो इस टर्मिनल ब्रोंकियोल में कुछ डक्ट्स इनसे जुड़ी रहती है। क्या बोला मैंने कि ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है, ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है ये वाला, इस टर्मिनल ब्रोंकियोल से कुछ और पतली पतली डक्ट्स जुड़ी रहती हैं। इस हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल से, हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल से कुछ पतली पतली डक्ट्स जुड़ी रहती हैं और इन डक्ट्स के
एंड पर पता है क्या होते हैं? इन डक्ट्स के एंड पर होते हैं, इन डक्ट्स के एंड पर होते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम बोलते हैं क्या? एल्वियोलाई। एक बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलस, और सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। ठीक है। और ये जो डक्ट्स हैं जो कि एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल से जुड़ी हुई है, देखो ना, हर एक, यहाँ पर तो मैंने केवल आपको अभी एक ही टर्मिनल ब्रोंक्यूल बताया है। तो ये जो एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, इससे बहुत सारी जो डक्ट्स जुड़ी हुई हैं, इन डक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इन डक्ट्स को हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट्स। अरे गलत हो गई ना स्पेलिंग, एल्वियोलर डक्ट्स। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई की डक्ट्स है ना, इसलिए एल्वियोलाई की डक्ट्स हैं, इसलिए मेरी डक्ट होती तो विभूति डक्ट्स बोलते, एल्वियोलाई की डक्ट्स हैं इसलिए एल्वियोलर डक्ट्स। ठीक है ना? ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको? रीजन है। क्या रीजन है? एयर का मूवमेंट नहीं पढ़ना चाहते? एयर आ तो गई, सपोज हमने इंस्पिरेशन किया, हमने सांस ली, तो सांस लेने से क्या हुआ? हमें पता है कि इंस्पिरेशन में जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में आती है, लंग्स में आती है। लंग्स में कैसे आती है? तो सबसे पहले आएगी ट्रेकिया में, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई में। आ रही बात समझ में कि नोस्ट्रल्स से एयर कहाँ गई? अंदर 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 अंदर, कहाँ पहुँची? ट्रेकिया में पहुँची। ट्रेकिया से फिर कहाँ आई? प्राइमरी ब्रोंकाई में आई। प्राइमरी ब्रोंकाई से कहाँ आई? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई से कहाँ आई? टर्शरी ब्रोंकाई में। टर्शरी ब्रोंकाई से कहाँ जाएगी? इनिशियल ब्रोंकियोल्स में। टर्शरी आप बोल सकते हो कि ब्रोंकाई से कहाँ जाएगी? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से कहाँ जाएगी? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? टर्मिनल ब्रोंकियोल से इनिशियल, देखो, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, है ना? ये सब क्या है? लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। ये क्या है? अरे ये है इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ये क्या है? इनिशियल ब्रोंकियोल्स, है ना? तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंकियोल्स से क्या होने वाला है? इनिशियल ब्रोंकियोल्स से एयर जाने वाली है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से कहाँ जाएगी एयर? एल्वियोलर डक्ट में जाएगी। कहाँ जाएगी? एल्वियोलर डक्ट में। ठीक है ना? एयर कहाँ गई? टर्मिनल ब्रोंकियोल से एल्वियोलर डक्ट में, और एल्वियोलर डक्ट से कहाँ जाएगी? एल्वियोलर डक्ट से आ जाएगी एल्वियोलाई में। तो अल्टीमेटली एयर आई कहाँ? एल्वियोलाई में आई। मुझे आपको ये बताना था, पूरा पैसेज बताया है मैंने एयर का, ट्रेकिया से बताया और ऊपर से नहीं बताया। ऊपर से आपको पता है कहाँ से कहाँ जाती है एयर। तो ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, और फिर अल्टीमेटली एल्वियोलाई। तो एयर आ कहाँ गई? एल्वियोलाई में आ गई। ठीक, अब सुनो कहानी। इतना समझ में आया कि एयर कहाँ आ गई? एल्वियोलाई में आ गई। अब मैंने आपको ये भी बताया था, सीधे डायग्राम पे आता है ना, हाँ ये देखो, कि सपोज ये क्या है? अरे ये क्या है? एक एल्वियोलस है। ये क्या है? एक एल्वियोलस है। प्लूरल होता है एल्वियोलाई, सिंगुलर होता है एल्वियोलस। तो ये क्या है? एक सुंदर सा प्यारा सा एल्वियोलस है। इस एल्वियोलस के अराउंड नेटवर्क होता है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का। हर एक एल्वियोलस के अराउंड नेटवर्क होता है किसका? ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है ना? तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पर अभी मैं केवल एक ही कैपिलरी बनाती हूँ। ठीक है ना? देखो, जो एक एल्वियोलस और एक कैपिलरी के बीच में होगा, वही बाकी एल्वियोलस और बाकी कैपिलरीज के बीच में भी होगा। जैसे कि एक लंग की मैंने आपको कहानी बताई, वही चीज़ दूसरी लंग में भी होगी।
सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक एल्वियोलस के अराउंड नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, तो इसीलिए अभी मैंने इनके बीच में होने क्या वाला है, इसके लिए मैंने एक एल्वियोलस और एक ब्लड कैपिलरी बना दी है। तो इनके बीच में जो हो रहा होगा वही बाकी एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में भी होगा, मान के चलना, ठीक है ना। अब मैंने बताया था कि भाई यहीं पर क्या होने वाला है, गैसियस एक्सचेंज होने वाला है, इसीलिए जो एल्वियोलस है इसकी वॉल क्या होती है, बहुत ही पतली होती है। पतली कैसे होती है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस, ठीक है ना, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। किसकी लाइनिंग होती है, लिख देती हूं मैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। एल्वियोलस की जो वॉल है वो पतली होती है क्योंकि उसमें लाइनिंग किसकी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है। इस एपिथेलियम के सेल्स कैसे होते हैं, एकदम चपटे चपटे होते हैं और सेल्स की केवल एक ही लेयर होती है, इसीलिए वॉल क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। सिमिलरली ये जो आपको ब्लड कैपिलरी दिखाई दे रही है, इस कैपिलरी की भी जो वॉल है वो पतली होती है। इस ब्लड कैपिलरी की वॉल भी क्या होती है, पतली होती है। मैम कैसे पतली हो जाएगी, तो यहाँ पर भी सेम लाइनिंग होती है, यहाँ पर भी सेम लाइनिंग होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की ही लाइनिंग होती है। बेसिकली एल्वियोलर वॉल और कैपिलरी वॉल, एल्वियोलस की दीवार और ब्लड कैपिलरी की दीवार, इन दोनों की ही वॉल्स के बीच में क्या होना है, डिफ्यूजन होना है गैसेस का, इसीलिए इनकी वॉल को पतला होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है एल्वियोलर वॉल और ब्लड कैपिलरी की वॉल में, ठीक। अब देखो क्या हुआ, इसको मैं ऐसे बताती हूँ कि यहाँ पर एयर आ गई, यहाँ पर एयर आई, यहाँ पर क्या आई, एयर आई। इस एयर में जो ऑक्सीजन है इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, देखो कहाँ लिख दूँ, जगह ही नहीं है, ऊपर लिखती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन। ये जो हमने एयर इनहेल करी है, ये जो एयर आई है जो हमने इनहेल करी है, कहाँ आई है, एल्वियोलस में आई है। इस एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है। इस एयर में, इनहेल्ड एयर में जो कि एल्वियोलस तक आई है, इसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ब्लड कैपिलरी में क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। इसमें कोई बहुत तो बात तो है नहीं, पता ही होगा आपको कि ब्लड कैपिलरी में क्या होता है। ब्लड कैपिलरी में, पूरे में ही कर देती हूँ ना, पूरे में ही तो ब्लड है, ठीक है ना। तो ब्लड कैपिलरी में क्या होता है, ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो होता है। ब्लड में अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ब्लड में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है, कम है। ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो जो एयर आई है कहाँ, एल्वियोलस में, उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ब्लड में, ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड है यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, ऐसे ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, ऐसा नहीं है कि ब्लड में ऑक्सीजन है ही नहीं है, लेकिन बहुत कम है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। अब हमको पता है कि जो गैसेस हैं वो कहाँ से कहाँ जाती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक ऐसा रीजन जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उनका, उस रीजन से निकल करके एक ऐसे रीजन में जहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो एल्वियोलस में जो एयर है, एल्वियोलस में जो एयर है, अरे डायग्राम बनाने जाओ तो बनते नहीं हैं। हाँ ये देखो, एल्वियोलस में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इस एल्वियोलस के कांटेक्ट में जो ब्लड कैपिलरी है, इस ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड है, अरे एल्वियोलस में जो हवा है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इसके कांटेक्ट में जो ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है ब्लड में। ब्लड कैपिलरी का जो खून है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा। ऐसे ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एल्वियोलस की एयर में जो ऑक्सीजन होगी, एल्वियोलस की एयर में जो ऑक्सीजन होगी वो बेचैन हो जाएगी कि हाय 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 हाय,
सामने जो ब्लड कैपिलरी है उसमें जो खून है, ब्लड है, वहाँ पे तो मेरा यानी कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा। आई बात समझ में कि एल्वियोलस में जो हवा है, एयर है, जो कि हमने इनहेल करी थी, फाइनली वो एल्वियोलस तक पहुंची थी। इस एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सामने जो कैपिलरी है उसमें जो ब्लड है वहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है। तो जैसे ही एल्वियोलस की ये ऑक्सीजन देखेगी कि भाई सामने जो कैपिलरी में ब्लड है वहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन मेरा कम है, मेरा मतलब कि ऑक्सीजन का, तो एल्वियोलस की ऑक्सीजन जैसे ही देखेगी कि सामने कैपिलरी के ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो बोलेगी कि भाई मेरे को तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाने का है। इसका मतलब क्या कि एल्वियोलस में जो ऑक्सीजन है, एल्वियोलस में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी। एल्वियोलस की एयर में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आ जाएगी, एल्वियोलस की एयर में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आ जाएगी, ब्लड कैपिलरी के ब्लड में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, तो ये जो दीवार है ना, एल्वियोलर वॉल और कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके बेसिकली डिफ्यूज हो करके, कैसे, तो डिफ्यूज हो करके, भाई डिफ्यूजन तो क्या है, एक तरह का ट्रांसपोर्ट ही तो होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लास 9th में पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ा है। डिफ्यूजन क्या होता है, एक तरह का ट्रांसपोर्ट ही तो होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑक्सीजन वहीं से तो आ रही है, वैसी तो कर रही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन आ गई, डिफ्यूज करके। डिफ्यूजन किसके अक्रॉस हुआ है, डिफ्यूजन हुआ है एल्वियोलर वॉल और कैपिलरी वॉल के अक्रॉस। एल्वियोलस की वॉल और कैपिलरी वॉल, इन दोनों ही वॉल्स के अक्रॉस डिफ्यूजन हुआ है और डिफ्यूज होकर के ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ गई है। यानी कि अब ब्लड में क्या हुआ है, ऑक्सीजन आ गया है, और अब इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। जब ब्लड में ऑक्सीजन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। यानी कि अब ब्लड कैसा हो गया है, अब ब्लड हो गया है ऑक्सीजनेटेड। अब क्या हो गया है, देखो कैपिलरी से यहाँ से, इसको मैं हटाती हूँ 2 मिनट के लिए। कैपिलरी में यहां से आ रहा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जीनेटेड ब्लड, और कैपिलरी में यहां से जाएगा कौन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई बात समझ में, क्योंकि बीच में क्या हुआ है, एल्वियोलस से जो एयर थी उसमें, उससे ऑक्सीजन ब्लड में आकर के मिक्स हो गई है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसमें माना कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का तो ज़्यादा था। सही बात है। और ये जो एल्वियोलस में एयर आई थी, एल्वियोलस में जो एयर आई थी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम था, ऑक्सीजन का काम हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कि एल्वियोलस में जो हमने एयर इनहेल करी थी, जो आई थी एल्वियोलस में इनहेल्ड एयर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम था, लेकिन ये जो ब्लड कैपिलरी में ब्लड था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था। ठीक, तो क्या होगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड देखेगी, कौन सी वाली कार्बन डाइऑक्साइड, कैपिलरी की ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब वो भाई कैपिलरी में जो खून है, ब्लड है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड देखेगी कि भाई एल्वियोलस में तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, मुझे तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना है, तो क्या होगा, कैपिलरी में जो ब्लड है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चली जाएगी, मतलब कि एल्वियोलस की एयर में चली जाएगी। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एल्वियोलस की एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा थी, अब वो ऑक्सीजन चली आती है कैपिलरी के ब्लड में। कैपिलरी के ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा थी। तो कैपिलरी के ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब वो कहाँ आती जा रही है, एल्वियोलस के अंदर, एल्वियोलस की एयर के अंदर। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसे गई है,
हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि डिफ्यूज होकर के, डिफ्यूजन किसके अक्रॉस हुआ है, तो कैपिलरी वॉल और एल्वियोलस के वॉल के अक्रॉस। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का ही मूवमेंट कैसा हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी की वॉल। खत्म। अब इस डिफ्यूजन का रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं। देखो ऐसा है, डिफ्यूजन की प्रोसेस तो हुई है, ये आपको पता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से यहाँ आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से वहाँ चली गई, तो ये तो आपको पता है। लेकिन इस डिफ्यूजन का नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो आप सुनते जाओ कि इस डिफ्यूजन के कारण ये जो ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड है इसमें भर भर के ऑक्सीजन आ जाएगी, ब्लड कैपिलरी के ब्लड में भर भर के ऑक्सीजन आ जाएगी। और ये जो एल्वियोलस है, एल्वियोलस की जो एयर है, इस एयर में भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। ये नतीजा निकलता है क्या, ये रिजल्ट निकलता है क्या इस गैशियस एक्सचेंज का। मैम गैशियस एक्सचेंज, हाँ गैशियस एक्सचेंज ही तो हो रहा है। देखो एक्सचेंज का मतलब मैंने आपको पहले से सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है कि मैंने आपको दी क्या, एक कैडबरी, तो बदले में आपने मुझे दे दी क्या, एक 5 स्टार। मैंने आपको दी कैडबरी और आपने मुझे दी 5 स्टार। तो ये एक्सचेंज हुआ। लेकिन हमारा जो एक्सचेंज था वो कैसा था, चॉकलेट का एक्सचेंज था, है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, गैशियस एक्सचेंज हो रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ रही है, एल्वियोलस से कैपिलरी के ब्लड में आ रही है। अरे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ रही है, एल्वियोलस से कैपिलरी के ब्लड में आ रही है। तो बदले में क्या हो रहा है, कैपिलरी के ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कैपिलरी के ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस के एयर में जा भी तो रही है। तो हुआ ना गैशियस एक्सचेंज। और इस गैशियस एक्सचेंज, ये बेसिकली गैशियस एक्सचेंज ही है। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि ये जो गैशियस एक्सचेंज है, गैशियस एक्सचेंज जो है ये कहाँ हुआ है, बाहर की तरफ ही तो हुआ है, एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में ही तो होता है, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। इसीलिए इस गैशियस एक्सचेंज को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब सुन लो, ये जो एल्वियोलस है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई एक एल्वियोलस और एक कैपिलरी, एक एल्वियोलस और एक कैपिलरी के बीच में जो होता है वही चीज़ एग्जैक्टली ऐसा ही डिफ्यूजन आपको बाकी एल्वियोलाई और बाकी कैपिलरीज के भी बीच में देखने को मिलेगा। इतनी सारी जो है ना एल्वियोलाई होती हैं, सबकी तो मैं आपको बात बता नहीं सकती हूँ। एक उठा करके ले लिया मैंने क्या, एल्वियोलस, और एक ले ली ब्लड कैपिलरी, इनके बीच में कैसा डिफ्यूजन हो रहा है वो समझा दिया। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो इतनी सारी बाकी की एल्वियोलाई हैं और जो कैपिलरीज हैं उनके बीच में भी एग्जैक्टली ऐसा ही डिफ्यूजन चलता रहता है। कुल मिलाकर के कंक्लूजन जो निकलता है वो मैंने आपको बता दिया कि जो कैपिलरी का जो खून होगा इसमें भर भर के ऑक्सीजन होगी, ब्लड में ऑक्सीजन होगी। बेसिकली यहाँ पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। पहले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, अब जब इस ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। आई बात समझ में? हाँ। और जो एल्वियोलस की एयर है, इस एल्वियोलस की एयर में भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। अब अपना दिमाग खुद लगाओ कि हमारे पास जो एक एल्वियोलस है उसकी एयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कोई बेशकीमती हीरा तो है नहीं जिसे हम अपने लंग्स से जो है ना चिपका करके रखेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। एल्वियोलस की एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आई रिपीट कि एल्वियोलस की एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अच्छी नहीं है, कोई बेशकीमती हीरा नहीं है जिसको कि हम अपने लंग्स से चिपका करके रखेंगे जिंदगी भर। तो एल्वियोलस की एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे दफा करना पड़ेगा, बॉडी के बाहर फेंकना पड़ेगा। कैसे? तो सीधी सी बात है ना, एल्वियोलस में जो एयर है
बाहर निकाल दो। एल्वियोलस की ही एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एल्वियोलस की ही एयर को बाहर निकाल दो, बेसिकली एक्सहेल कर दो, एक्सपिरेशन कर दो। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है ना, जो मैंने आपको एक्सपिरेशन समझाया कि उसमें हम क्या चाह रहे थे कि लंग्स में जो एयर है वो लंग्स को छोड़ करके एटमॉस्फेयर में चली जाए। तो क्यों भगा रहे थे एयर को लंग्स से? क्योंकि लंग्स में जो एयर थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी थी ना, लंग्स में, फेफड़ों में जो एयर थी ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उस एयर को हम बाहर भगा रहे थे कि बल चल बाहर, चल भग जाए यहाँ से। आई बात समझ में? तो एल्वियोलस की एयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वियोलस की एयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए इस एयर को बाहर निकाल देते हैं, मतलब कि हम एक्सपिरेशन कर लेते हैं। ठीक, अब सुनो यहाँ पे क्या होता है। माना कि इस कैपिलरी के ब्लड में ऑक्सीजन आ गया, लेकिन ब्लड में ये ऑक्सीजन जाएगा कहाँ? जैसे घर होता है हमारा, घर में हम रहते हैं, लेकिन फिर माना कि घर में हम रहते हैं, घर में हमारा एक रूम भी तो होता है ना जहाँ हम रहते हैं। मम्मी पापा का रूम अलग होता है, बच्चों का कमरा अलग होता है कि नहीं होता? तो वैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आ तो गई है, लेकिन ये ऑक्सीजन जाएगी कहाँ? तो याद करो, ब्लड में होते हैं क्या? आरबीसीज। क्या होती हैं? आरबीसीज। ब्लड में क्या होती हैं? आरबीसीज। आरबीसीज बोले तो रेड ब्लड सेल्स। क्यों रेड ब्लड सेल्स? क्योंकि आरबीसीज में होता है एक पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। तो आरबीसीज में होता है एक पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस आप बोल सकते हो कि इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसी हीमोग्लोबिन से जाकर के ऑक्सीजन जुड़ जाती है। हम अपने घर में रहते हैं, लेकिन घर में हमारा कोई कमरा भी तो होता है जिसमें हम खाते पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो वैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आ तो गई है, लेकिन ब्लड में फिर वो जाएगी कहाँ? तो ब्लड में होते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जिनमें होता है क्या? हीमोग्लोबिन। उसी हीमोग्लोबिन के साथ जाकर के ऑक्सीजन जुड़ जाती है और क्या बना लेती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर नाम याद रह सकता है तो रख लेना, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना तो याद रख लेना कि ब्लड में जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन से जाकर के ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ठीक, अब क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देखो ऐसा है, डायग्राम तो दिख जाए तब तो मज़े आए। हाँ, अब देखो, ये है क्या? एक ब्लड सेल, और ये एक नंबर का रोन2 है। ये क्या है? एक ब्लड सेल, सॉरी बॉडी सेल। ये क्या है? हमारा एक बॉडी सेल है। ये क्या है? एक बॉडी सेल है और एक नंबर का रोन2 है। क्यों? रोया जा रहा है, रोया जा रहा है। पूछा हमने इस सेल से कि काहे रो रहे हो? तो सेल बोलते हैं कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, आई वॉन्ट ऑक्सीजन, आई वॉन्ट ऑक्सीजन। ये सेल रो रहा है और बोल रहा है, बॉडी का सेल है ये, है ना, ब्लड सेल नहीं, बॉडी का सेल है। ये रो रहा है, रोन2 एक नंबर का, चिल्ला चिल्ला के जो है ना रो रहा है कि आई वॉन्ट ऑक्सीजन। तो हमने बोला कि ठीक है, मिल जाएगी ऑक्सीजन, इतना क्या रोने की बात है, रुको देते हैं ऑक्सीजन। कैसे देंगे? तो देखो, यहाँ आएगी क्या? वही वाली ब्लड कैपिलरी। यहाँ आएगी क्या? अरे वही वाली ब्लड कैपिलरी, कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये आ गई क्या? ब्लड कैपिलरी। ठीक है ना? इस ब्लड कैपिलरी में क्या है? इस ब्लड कैपिलरी में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस ब्लड कैपिलरी में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या थे? आरबीसीज। क्या थे? आरबीसीज, है ना। ब्लड कैपिलरी मतलब ब्लड तो था ही, ब्लड कैपिलरी के ब्लड में क्या थे? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जिसमें कि क्या था? हीमोग्लोबिन था। और हीमोग्लोबिन के साथ ही कौन जुड़ी हुई थी? हीमोग्लोबिन के साथ ही जुड़ी हुई थी ऑक्सीजन। ये क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लड कैपिलरी है, उसमें खून है, खून में आरबीसीज है, आरबीसीज में आप बोल सकते हो कि हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ ही क्या है? ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का कंक्लूजन क्या था कि कैपिलरी में जो ब्लड है, उस ब्लड में भर भर के ऑक्सीजन है ना। ब्लड में क्या है? भर भर के ऑक्सीजन है, मतलब कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का
जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ? ब्लड में। सेल में ऑक्सीजन बहुत कम है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो ब्लड में जो ऑक्सीजन है, जैसे ही वो देखेगी कि बेचारे इस रोंटू सेल में ऑक्सीजन की तो बहुत कमी है, ऑक्सीजन का तो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑक्सीजन बोलेगी कि मैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाती हूँ। मैं कहाँ जाती हूँ? ऑक्सीजन क्या बोलेगी? ऑक्सीजन बोलेगी कि मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाती हूँ। तो ब्लड में तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था ऑक्सीजन का, सेल में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो ऑक्सीजन जो है वो फिर से क्या होगी? ऑक्सीजन जो है अब ब्लड से निकल करके कहाँ आ जाएगी? सेल में आ जाएगी। ऑक्सीजन ब्लड से निकल करके आ जाएगी कहाँ? सेल में। ठीक, तो सेल को अब हम बोलेंगे कि अब तो खुश हो, अब तो मत रो, लेकिन ये नालायक अभी भी रो रहा है। अब सेल से पूछा कि भाई तुमको ऑक्सीजन चाहिए थी, तो ब्लड ने तुमको दे दी अपनी ऑक्सीजन, अब क्या है? तो ब्लड जो सेल है वो बोलेगा कि मैंने ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करी थी जिसके कारण ना मेरे अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सेल की दो प्रॉब्लम थी कि एक तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, दूसरा उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में तो कम है। कैपिलरी के ब्लड में तो कॉन्सेंट्रेशन कम है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, सेल में बहुत ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगी, क्या बोलेगी कार्बन डाइऑक्साइड? कि मैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाऊंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल करके ब्लड, कैपिलरी के ब्लड में आ जाएगी। अगेन डिफ्यूजन, 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 गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन खून से आई है सेल में, कार्बन डाइऑक्साइड गई है सेल से ब्लड में, डिफ्यूजन हुआ है, यहाँ पर भी गैसियस एक्सचेंज हुआ है। और क्योंकि ये अंदर हुआ है टिश्यूज, मतलब ये तो सेल है ना, ऐसे बहुत सारे सेल होंगे, ऐसे ही बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, मतलब क्या होंगे? टिश्यूज होंगे। तो यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज हुआ है वो किसके बीच में हुआ है? टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के बीच में हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस था गैसेस के, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस था गैसेस के। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था यहाँ पर कम था, तो इसलिए ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन आ गई। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, यहाँ कम था, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के वहाँ चली गई। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि अब, हाँ रिजल्ट देख लो इंटरनल रेस्पिरेशन का, कि ब्लड में भर भर के ऑक्सीजन, सॉरी सेल में भर भर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम, सेल में भर भर के, टिश्यू में, इनफैक्ट टिश्यू में ऑक्सीजन भर भर के, टिश्यू में या सेल में ऑक्सीजन भर भर के, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल जरा सी। और ये जो ब्लड है, अब इनिशियली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब ये फिर क्या बन जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि अब इस ब्लड में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का कम रह जाएगा। आई बात समझ में? अब ये जो कैपिलरी का ब्लड है ये फिर क्या बन जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि टिश्यू के सेल्स ने अपना कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड को दे दिया है और बदले में ऑक्सीजन ले ली है। तो अब इस ब्लड में फिर से ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा, इसका मतलब ये ब्लड क्या बन जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब क्या? फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा भाई? ये जाएगा एल्वियोलस के पास, कि एल्वियोलस एल्वियोला हमको दे दो ऑक्सीजन। आई बात समझ में? तो ये साइकिल होती रहती है एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन की। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में, और इंटरनल रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज होता है टिश्यू और कैपिलरीज के बीच में। होता कैसे है? डिफ्यूजन से ही होता है, बेसिकली गैसियस एक्सचेंज ही होती है और कुछ नहीं होता है। आई बात समझ में? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाती है गैस। देखो यहाँ पे, ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन
जो मैंने पढ़ाया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, फटाफट से हम इसको रीड कर लेते हैं और कुछ नहीं। ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ब्रीदिंग में क्या है, रेस्पिरेशन की पहली स्टेप है जिसमें कि क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है बिटवीन द एयर इन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड इन द कैपिलरीज अराउंड द एल्वियोलाई। की एल्वियोलाई के अराउंड जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज हैं, तो उन कैपिलरीज के ब्लड और एल्वियोलाई के एयर के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। इन दिस एक्सचेंज द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन। ब्लड जो है ऑक्सीजन ले लेता है फ्रॉम द एल्वियोलर एयर एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोलर एयर। कि एल्वियोलर की जो हवा है, एयर है, उससे ऑक्सीजन ले ली ब्लड ने, कैपिलरी के ब्लड ने, और बदले में दे दी उसको कार्बन डाइऑक्साइड। किसको, एल्वियोलस की हवा को। सच एन एक्सचेंज अकर्स बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये कॉन्सेंट्रेशन होगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन द एल्वियोलर एयर। एल्वियोलाई की जो एयर है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, देयरफॉर जो ऑक्सीजन है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कौन सी वॉल्स के अक्रॉस होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एल्वियोलर वॉल एंड कैपिलरी वॉल। चलो, द ब्लड हैज मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू द एल्वियोलर एयर। एल्वियोलर की एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ब्लड में ज्यादा है। दस कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाती है ब्लड से कहाँ, एल्वियोलर की एयर में, सिंपल डिफ्यूजन से। दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड ऑफ गैसेस कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड जो रिजल्ट है उससे क्या होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन। भाई ब्लड में ऑक्सीजन आकर के मिल रही है ना, एल्वियोलाई की हवा में, एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था कि नहीं था, बिल्कुल था। कैपिलरी के ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम था, भाई एल्वियोलाई की एयर में कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का ज्यादा था, एल्वियोलाई की एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, ब्लड में कम था, इसलिए डिफ्यूजन हुआ। ऑक्सीजन जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में गई और एल्वियोलाई से कहाँ आ गई, ब्लड में आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड का ऑक्सीजनेशन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ आप बोल सकते हो कि कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, और फिर हार्ट से ब्लड सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब वहां चला जाता है। वो कैसे, वो हम ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। द हार्ट सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी टिश्यूज, ये पढ़ा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, द लिविंग सेल्स परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड ग्लूकोज। भाई लिविंग, क्या बोला मैंने कि सेल रो रहा था सेल, क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए थी। हमने सेल को पूछा कि तुम्हें काहे चाहिए ऑक्सीजन, तो सेल ने बोला कि अरे मेरे को ग्लूकोज से एनर्जी बनानी है ना, बॉडी की एनर्जी की डिमांड है बॉडी में, तो मुझे एनर्जी बनानी है। सेल बोला, बॉडी सेल बोला कि मेरे को एनर्जी बनानी है, और एनर्जी बनाने के लिए मुझे ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए मुझे करना होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, तभी तो ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में, और पायरुवेट टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, और निकलेगी एनर्जी। याद है प्रोसेस की नहीं याद है, सेलुलर रेस्पिरेशन की पढ़ा दिया था मैंने पिछले सेशन में। तो कुल मिलाकर के सेल रो रहा है मुझे ऑक्सीजन चाहिए है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स पार्टली इन द सिस्टोल और पार्टली कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। The catabolic process is called cellular respiration and involves step-by-step breakdown of glucose. ये हो गया. The cell and the tissues consume oxygen and release carbon dioxide. The oxygen is supplied to the cells and tissues by the oxygenated blood that comes from the lung. जो ऑक्सीजन है जो कि सेल्स को दी जाती है वो कहाँ से आती है, मतलब सेल्स एंड टिश्यूज को जो ऑक्सीजन दी जाती है वो कहाँ से आती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, जो कि कहाँ से आया है, लंग से आया है। तो लंग से आप बोल सकते हो कि लंग्स, हाँ मतलब कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस ब्लड में भर भर के ऑक्सीजन है। क्या है, ब्लड में भर भर के ऑक्सीजन है, और वही ऑक्सीजन, भाई देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि ब्लड कैपिलरीज में है, उस ब्लड में ऑक्सीजन भर भर के है। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कहाँ, ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। बॉडी के सेल्स और टिश्यूज में तो नहीं है ना ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, वहाँ तो कम है। तो अगेन क्या होगी, ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगी। हेयर द एक्सचेंज
of gases occurs between the oxygenated blood and the tissue cells. Tissue cells और oxygenated blood के बीच में होगा क्या? Gaseous exchange. The concentration of oxygen is more in the blood and less in the tissue cells. इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो मूव कर जाएगी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ब्लड से कहाँ? टिश्यू के सेल्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सिमिलरली बॉडी के जो सेल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड बना करके बैठे हैं, तो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? ज़्यादा है, ब्लड में कम है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इज मोर इन द टिश्यू सेल्स एंड लेस इन द ब्लड. सो द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम टिश्यूज टू द ब्लड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. एंड जो ब्लड है अब वो क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड. आई बात समझ में? अब देख लो, you will be surprised to know that the surface of alveoli is very large. alveoli का जो surface है वो बहुत बड़ा होता है. It is the surface, if the surface were spread out, surface को अगर हम फैला देंगे it would cover 80 meter square. The large surface area available. क्यों होता है alveoli का surface area large? क्योंकि जितना surface area large होगा gaseous exchange जो है वो उतना अच्छा होगा. For exchange gases fulfills our requirement of oxygen. Moreover, the pigment hemoglobin जो कि RBCs में आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट होता है ऑफ द ब्लड, एड्स an efficient supply of oxygen to each and every cell of the body. मतलब कि अच्छा ही है कि RBCs में क्या है? हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारी बॉडी का. इमेजिन एक सिचुएशन जहां पर हीमोग्लोबिन ना हो, सिंपल डिफ्यूजन से ही ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में मूव कर रही हो. पता है क्या होगा? आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को हमारे टो तक पहुंचने के लिए, या आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, 3 साल लग जाएंगे. लंग्स से पैर तक ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को पहुंचने के लिए 3 साल लग जाएंगे अगर सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन जो है ना मूव करे. इसलिए अच्छा है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है. और हीमोग्लोबिन से क्या होता है भाई? ब्लड तो फर्राटे से घूमता है बॉडी में, तो ब्लड घूमेगा, साथ में आरबीसीज घूमेंगे, आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो घूमेगा, और हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन जुड़ जाती है. क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो जहां जहां हीमोग्लोबिन जाएगा वहां वहां ऑक्सीजन जो है ना बढ़ती जाएगी सेल के टिश्यूज में. वरना अगर सिंपल डिफ्यूजन हो गया फिर तो हो गई, बच गई बैंड. तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अब अगले सेशन में. तब तक क्या करोगे? डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.